इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले सोचा था 7 बजे होता था, फिर 7:15 किया, फिर किसी किसी का तो 8 बजे ख़त्म होता है, इसीलिए मैं थोड़ा 15 मिनट्स के आसपास करके लेट कर रहा हूँ ताकि सब कोई ज्वाइन कर पाए। गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, सबको गुड इवनिंग फिर से एक बार। अच्छा देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है और जिसका यूज़ रियल लाइफ में बिजनेस सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी माना जाता है, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हो, चाहे कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हो, या फिर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में हो। दोनों एंगल से देखा जाए ना तो ये फिनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी वाइटल है। तो ऐसे तो ये चैप्टर वाइज है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स करके आए हैं, बट जिनके लिए फर्स्ट टाइम है, जैसे कि ऋषभ, प्रियतमा, आप लोगों के लिए अभी स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी हम लोग ना एकदम बेसिक चीज़ कर रहे हैं, थ्योरी। ओके, बेसिक नहीं बोल सकेंगे इसको, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, बट फिर भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कुछ है कि मतलब इसको हम लोग नाम रखते हैं सर चैप्टर का सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर शंकर जी रोशनी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोर्स ऑफ फाइनेंस में डेब्ट वर्सेस इक्विटी के बारे में बात किया था कि ये लोन लेके बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर इक्विटी उठा के, मतलब शेयर मार्केट से, या फिर नॉट ओनली शेयर मार्केट, इक्विटी मतलब प्राइवेट कंपनीज का भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज का भी हो सकता है, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी में पैसा डाले उसके थ्रू से बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा होता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली इतना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, स्पेशली मैं थोड़ा प्रियोतमा एंड ऋषभ के लिए इतना बोलूँगा कि सर फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आप लोग इतना जान के फिनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई स्टार्ट करो कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि पैसा का जुगाड़ लगाना। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ फिनेंस के भाषा में, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट मीन्स, प्रोक्योरमेंट मीन्स फंड कहाँ से मुझे मिलेगा, उसी का थ्योरी चल रहा है एक्चुअली, उसी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेस, एक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर एक कंपनी अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको कहाँ कहाँ से फंड मिल सकता है बिजनेस करने के लिए, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल जो नॉर्मली एग्जाम वगैरह में भी पूछता है और ऐसे नॉर्मली हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग जिनको सिर्फ मार्केट में फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब हमें एक जगह से पैसा जुगाड़ करना है और वो जुगाड़ मेरा सस्ता होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, आपको बिजनेस करने के लिए 10 लाख का जरूरत है, ठीक है, आपको बिजनेस करने के लिए 10 लाख का जरूरत है। ओके ऋषभ, 10 लाख में से आप क्या चाहोगे कि लोन, अगर आप पैसा जुगाड़ कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल लोन ले रहे हो, ठीक है, तो 10 लाख जुगाड़ करने में अगर आपको 10% का इंटरेस्ट लगता है, मैं एनुअल मान के चलता हूं, तो ऋषभ प्लीज टेल मी कि 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 मिनट बता दो, कनेक्शन हो जाएगा सर फाइनेंस के साथ। 10 लाख का 10%, ऋषभ बोल, प्रियतमा, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा बोलो। कि अगर मैं 10 लाख के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और 10% मेरा कॉस्टिंग है, मतलब उसको उठाने, मतलब जो बैंक से मैं ले रहा हूं उनको मुझे वापस करना है 10%, तो कितना हो जाएगा। हाँ सर, 1 लाख। 1 लाख सर, वेरी गुड सर, ठीक है, 1 लाख। तो 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख, मुझे क्या करना है, खर्चा करना है, मतलब 10 लाख तो मुझे मिल जाएगा बट मुझे रीपे करना है 11 लाख, बेसिकली इन सिंपल, बेसिकली मुझे रीपे करना है टोटल 11 लाख, तो जाके मैं वो पैसा मुझे मिलेगा। तो 1 लाख का मेरा खर्चा है बेसिकली यहाँ पर, 10 लाख तो मुझे बिजनेस करने के लिए मिल ही रहा है, तो मेन खर्चा मेरा 10 लाख उठाने का 1 लाख, तो 10% का कॉस्ट है। तो यही पैसा जो 10 लाख तुम अपने बिजनेस के लिए ले रहे हो, से फॉर आपको कोई बुटीक ओपन करना है, से फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है, आजकल तो ये सब बड़ा पॉपुलर है, आज बात करेंगे स्टार्टअप कल्चर के ऊपर भी, आज बात करेंगे, ठीक है, कि 10 लाख को किसी बिजनेस पे लगाएंगे, ठीक है, और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली बिजनेस पे लगाने का मतलब यही है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो जब उसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 10% से ज्यादा कमाया जाए, इतना बताइएगा मुझे कि आप क्या इतना एक्सपेक्ट करते हो कि जो 10% का आपका खर्चा है आप उससे ज़्यादा इनकम करो बिजनेस करके। हाँ सर। ये ना एकदम कॉमन सेंस है। तो कम से कम आप 15% तो कमाना चाहेगी, क्योंकि अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करके 15% कमाते हो तो करीब कितना पैसा आ जाएगा आपके पास। 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर आप 15% कमाते हो, रोशनी बोलो,
10 लाख इन्वेस्ट करके 15% आपको इनकम हुआ एनुअली, कितना कमा लिया आपने? 1.5 लाख, 1.5 लाख है है ना? दादा। ओके प्रियतम, वेरी गुड। तो फिर अल्टीमेटली 1 लाख तुम क्या करोगे? बैंक क्या जहां से तुम्हें लोन मिला था तुम उनको दे दोगे, और बाकी 1.5 लाख दैट इज 1,50,000 जो तुम्हें मिला था, ठीक है? तो 1,50,000 से 1 लाख तो बैंक क्या जिससे तुम्हें लोन मिला था वहां पर चला गया, बचा कितना? 50,000। इस 50,000 से तुम क्या करोगे? कुछ पैसा तो खुद के लिए रखोगे, है ना? अरे अपना भी कुछ पर्सनल खर्चा थोड़ा बहुत तो करोगे, कुछ जिसको आप ऑर्गेनाइजेशंस पे काम के लिए रखे थे, अरे एक दो कुछ भी तो रखोगे ना, मतलब एक दो को तो काम देना भी पड़ता है, अकेला सब काम किया नहीं जा सकता सर। डिलीवरी के लिए कोई लड़का रखना पड़ेगा, या फिर फ्रंट क्या बोलते हैं सर, रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई किसी को बात करने के लिए रखना पड़ता है। तो कम से कम अगर 50,000 से अगर तुम 20,000 किसी को पे भी कर देते हो एज ए एक्सपेंस, मतलब बिजनेस चलाने के लिए, वो तो तुम्हें सैलरी वगैरह पे नॉर्मली करना पड़ेगा। तो फिर 50,000 में से मैं मान के चलता हूँ रेंट वगैरह ये सब करके तुम्हारा 20,000 चला गया, स्टिल यू हैव 30,000। इस 30,000 में से कुछ पैसा तुम क्या करते हो? वापस बिजनेस में डालते हो और कुछ पैसा अपने घर पे लेके आते हो, ठीक है? से फॉर एग्जांपल यू जस्ट कंज्यूम 10,000 फ्रॉम दिस अमाउंट, 30,000 में से 10,000 तुम अपने लिए रखा और बाकी 20,000 तुम फिर से क्या किए? बिजनेस पे डाल दिए, फिर से तुम उसको क्या किए सर? बिजनेस पे डाल दिए। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योर मतलब कहीं से पैसा का जुगाड़ करना, और डिप्लॉय मतलब कहीं पर उसको इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? सिंपल बात है, ये सब डिटेल्स में एकदम इंट्रोडक्टरी क्लास का जब बताऊंगा, ये इंट्रोडक्टरी नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी लेवल का ही है बट नॉट एग्जैक्ट इंट्रोडक्टरी। मैं फिर से इंट्रोडक्टरी क्लास एक अवेलेबल करूंगा, या फिर वो क्लासेस जो है मैं शेयर करूंगा, तो पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। मैं बस इतना कहूंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इतना है कि वेल्थ क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ क्रिएट का मतलब क्या है? कि आप जितना कमा रहे हो ना, उतना इतना कमाओ कि खर्चा तुम्हारा मतलब मेकअप हो जाए, कि जितना खर्चा तुम ले रहे हो पैसा उठाने के लिए, वो खर्चा तुम रीपे कर पाओ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उससे क्या होगा? जितना तुम इसका मार्जिन बढ़ा सकते हो ना, जितना मार्जिन बढ़ा सकते हो, मतलब 10 लाख इन्वेस्ट करके 15% किया, अगर आप 20% से ज्यादा रिटर्न कमा लोगे और अच्छा, अगर 25% कमाओगे तो और अच्छा। आप देखो इनकम करने का ना ठिकाना नहीं होता, खर्चा का ना एक लिमिटेशन होता है, ये मैं आपको बताऊं सर। इनकम करने का ठिकाना नहीं होता। एक इंसान, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक अल्टीमेट लेवल तक लेके जा सकता है, कि वो डिपेंड करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो डिपेंड करता है उसका बिजनेस एक्सपोजर पे, वो क्या मार्केट नॉलेज रखता है, ऑल थिंग्स मैटर करता है। बट खर्चा बैंक वगैरह तो एक सर्टेन लिमिट तक ही लोन देता है ना। ऐसा तो नहीं ना बैंक आज बोला आपको 10%, काल बोल दिया 15%, ऐसा तो नहीं होता ना रोशनी? हाँ, कि बैंक रोज रोज अपना इंटरेस्ट रेट को आज 10% कल 15% ऐसा नहीं बोलता, वो एक फिक्स रेट में लोन देता है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा कमा पा रहे हो, कि 10% कमाने में भी आपको पसीना छूट रहा है। तो अगर आप 10% कमाने में भी आपको पसीना छूट रहा है, इसका मतलब आप बिजनेस ठीक से कर नहीं पा रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें यही सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपना बिजनेस का फाइनेंस, इवन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द पर्सनल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट हियर, बट मेनली हमारा फोकस बिजनेस लेवल का है। हम लोग मेनली बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने के लिए ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इवन कंपनी सेक्रेटरीज, सभी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स बनाया जाता है। एमबीए में भी इसके ऊपर बहुत तगड़ा पढ़ाई होता है, एमबीए इन फाइनेंस के ऊपर भी पढ़ाई होता है, ठीक है? इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट का पढ़ाई करते हैं उनको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होता है, ठीक है? तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हर जगह में अपना बोलबाला लगा के रखता है, बिकॉज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये तो बस एक ओवरव्यू था। चलो सर, ये जो थ्योरेटिकल क्लास है, ये थ्योरेटिकल क्लास का सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में जो थ्योरी हम लोगों ने लिख लिया था वो तो सबके पास होगा। शंकर जी, आपको तो सब पता ही है, मैं बस एक इंट्रोडक्टरी दे रहा था सबको। हाँ ठीक है मेरे पास सारा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्लास में लास्ट क्लास का सारा तो है। मैं आज सेकेंड क्लास में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको कवर करूंगा, ठीक है? तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए सर, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आज कवर होगा थ्योरी में। इसको, इस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस थ्योरी, ओके? ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स्ड है, हाइब्रिड सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सम्स ही सम्स करना है, थ्योरी भी समझना है, सम्स भी समझना है। बिकॉज ये जो सम्स जो भी बनता है ना, कुछ थ्योरी पे बनता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बेसिस पे एक छोटा सा बात मैं कर सकता हूँ। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट,
थ्योरी मीन्स कॉन्सेप्ट, और उसको यूज करके जब मैथमेटिकल एप्लीकेशन किया जाता है तो वो बन जाता है प्रैक्टिकल एज पर दी एकेडमिक लेवल इज कंसर्न। मतलब एकेडमिक लेवल में जब भी हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, और अगर कुछ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको तो बस मगअप करके चले जाएंगे। बट एग्जैक्टली रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ ना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को लेके काम करता है कि किसी मैटर पे अगर कोई फाइनेंशियल गुरुज कुछ कह के रखा है, कोई फेमस इन्वेस्टर्स कुछ बोल के रखा है, तो उसको थ्योरी बोला जाता है। और उसी को यूज करके जब हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको प्रैक्टिकल भी कहा जाता है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्चुअली हैंड टू हैंड चलता है रियल लाइफ में। बट वो अलग बात कि एकेडमिक लेवल में स्टूडेंट सेक्टर स्पेशली वो सोच लेते हैं कि नहीं थ्योरी मतलब कुछ मगअप करने वाला चीज़ है और प्रैक्टिकल मतलब सिर्फ कैलकुलेट करने वाला चीज़ है। मतलब हम मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी बात करते हैं, सर मुझे ना प्रैक्टिकल में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थ्योरी ओके मैं कर लूंगा। नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम तो मे बी थ्योरी रट के जाके हो सकता है, बट इन रियलिटी थ्योरी बहुत काम का चीज़ है। बिकॉज आपका थ्योरी जितना क्लैरिटी होगा ना, आप प्रैक्टिकल में भी उतना ज़्यादा अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। सो आपको हर एंगल से बनना है बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल्स बन रहे हो। सो बी केयरफुल। हाँ, ये डिफ्रेंशिएशन मत करना कि थ्योरी इजी है या जो भी हो, या प्रैक्टिकल मतलब मेरे दिमाग में नहीं जाएगा। ऐसा डिफ्रेंशिएशन किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली है ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना एक बना गया गया कि हाँ थ्योरी मतलब इजी है, इसलिए लोग हिस्ट्री को इजी पेपर समझते हैं। लेकिन फिर भी हिस्ट्री इतना आसान कहाँ है। मुझे तो लगता है सबसे टफ पेपर माना जाता होना चाहिए हिस्ट्री। क्यों? बिकॉज पुराना चीज़ें याद करना होता है, मजाक नहीं है। मेमोरी पर लोड डालना पड़ता है। जो अपना जो लोग वो क्या बोलते हैं उनको, क्या जो लोग मिट्टी खोद खोद के पुराना हिस्ट्री निकालते हैं, जैसे लास्ट आई थिंक द डे बिफोर दैट डे, मतलब परसों परसों को एक डिस्कवरी हुआ है, पता है किसी को? एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ है। हाँ बोलो। आर्कियोलॉजिस्ट बोले। हाँ आर्कियोलॉजिस्ट, तो एक बहुत फेमस डिस्कवरी किया है वो मिशोर में। फेराव जमाने का एक पुराना सिविलाइजेशन मिला है सर, मिट्टी के नीचे से, बहुत बड़ा। 3000 ईयर्स बैक का माना जा रहा है। तो एक तो हिस्ट्री बहुत मतलब टिपिकल नहीं हो गया, एक तो पहले खोदो फिर उसको जानो फिर उसको परखो, वो भी टफ होता है। लेकिन एकेडमिक सेक्शन में हिस्ट्री मतलब वो तो बस याद करने का है, मगअप करके चले जाना है। बट मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ओके ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं सर, हिस्ट्री का बात तो हम कर नहीं सकते। ओके, तो लास्ट दिन जितना का हमारा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टॉपिक क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस आज सेकेंड क्लास है, थ्योरी। हाँ, लिख के रखो थ्योरी ताकि आपको समझने में सुविधा हो। दिस इज दिस सेकेंड क्लास, ठीक है। जिनका फर्स्ट क्लास मिस है डोंट वरी, मैं सब रेडी कर रहा हूँ सबको देने के लिए। अच्छा, आज क्या पढ़ेंगे? आज बात करेंगे सर बहुत एक इंटरेस्टिंग, ये टॉप पॉइंट नंबर 6 होगा। हाँ, अब लिख के रखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस थ्योरी सेकेंड क्लास, पॉइंट नंबर। हाँ, 6 हो गया है। पॉइंट नंबर 6 होगा। लास्ट दिन हम लोग डेब्ट सिक्योरिटाइजेशंस तक किए थे, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशंस पॉइंट नंबर 5 था, ठीक है। लास्ट डे 5 पॉइंट हुआ था, मतलब 5 क्वेश्चन आंसर किए थे हम लोगों ने थियोरेटिकली। आज 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, धीरे धीरे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पहले लिखेंगे फिर बात करेंगे। एंड मीन्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज बिजनेस को जो पैसा चाहिए होता है ना, इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है ये वेंचर कैपिटल। वेंचर का नॉर्मल मतलब क्या है? वेंचर का नॉर्मल मतलब होता है बिजनेस, इन सिंपल वेंचर का मतलब ही होता है बिजनेस। मतलब अगर कोई न्यू, हाँ बोलो ऋषभ। तो कंपनी। हाँ, वेंचर मीन्स कंपनी। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैंने जो वेंचर में तो कंपनी तो।
हाँ कंपनी मतलब जो बेसिकली कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है, एक न्यू वेंचर बना रहे हैं, मतलब न्यू बिजनेस बनाने के लिए आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ना वेंचर, ठीक है। तो उस बिजनेस को बनाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, इन सिंपल। तो कंपनी भी बोलो यार, बिजनेस बोलो, जो बोलो, अल्टीमेट मैटर वही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल एंड मीन्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो इसमें आपका, आप इस तरह से इसका जवाब देने का कोशिश करो, पार्ट 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल एंड मीन्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। प्रीतम फटाफट यहाँ से लिख ले, यहीं से शुरू हो रहा है, हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर पार्ट 1 से स्टार्ट कर दे। ओके, पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट क्या है? पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, वेंचर कैपिटल refers to रिस्क कैपिटल। गजब बात है। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है रिस्क कैपिटल, प्रोवाइडिंग बाय वेंचर कैपिटल फंड, प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फंड टू किसको देता है? वेंचर कैपिटल यूनिट को देता है। वेंचर कैपिटल यूनिट मतलब जिसको बिजनेस का कैपिटल चाहिए, ठीक है, उसको देता है वेंचर कैपिटल यूनिट, प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फंड टू वेंचर कैपिटल यूनिट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग यूज करेंगे, इसी पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में भी एक यूज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, VCF मतलब वेंचर कैपिटल फंड, ओके, VCF टू, अच्छा VCF क्या देता है? हाँ आगे पेजटा देखे ना, वेंचर कैपिटल फंड टू वेंचर कैपिटल यूनिट। वेंचर कैपिटल रेफर्स टू रिस्क कैपिटल प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फंड टू वेंचर कैपिटल यूनिट। लिख लिया? হয়েছে রে? आई होप হয়ে গেছে। VCU, VCF प्रोवाइड VC टू VCU मतलब वेंचर कैपिटल फंड। मैं इसको एक इस तरह से लिख दिया सर, ठीक है। आप इसको एक बक्सा में भी रख सकते हो कि वेंचर कैपिटल फंड क्या प्रोवाइड करता है? वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करता है किसको? वेंचर कैपिटल यूनिट को। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये वेंचर कैपिटल फंड कौन है, वेंचर कैपिटल यूनिट कौन है। मतलब आज के डेट में आप लोग देखेंगे कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पे पैसा लगा रहा है। मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल का भरमार लगा हुआ है मार्केट में, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ कि वेंचर कैपिटल, एक तो पहले तो मैं आपको एक वेंचर कैपिटल कंपनीज का एग्जांपल दे रहा हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट इन इंडिया, हाँ ये भी हो सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट में बहुत फेमस कंपनीज है, ठीक है। देयर आर टॉप कंपनीज, ये सब अच्छा कंपनी है। सिक्योया कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, मोस्ट प्रॉब्ली चिरेट वेंचर्स, वेंचर ईस्ट, सैफ पार्टनर, मैट्रिक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत सारा है इन इंडिया। अगर मुझे फोर्ब्स में भी मिलेगा, फोर्ब्स, एक सेकेंड, हाँ ये अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा कि ये फोर्ब्स में आता है तो फिर बहुत फेमस माना जाता है। ऐसे टॉप कुछ कंपनीज है, डिटेल्स नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, रुकिए, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल मैं आपको बस इतना कहूँगा कि जैसे मानिए कि बिजनेस में टेक ओवर भी कर रहा है एक कंपनी दूसरे कंपनी को, इसके साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी में पैसा डालता है। सिंपल मतलब स्टार्टअप बिजनेस को बनाने के लिए भी यूज़ करता है, ठीक है। स्टार्टअप बिजनेस मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसमें पैसा डालना है, ठीक है। जैसे हाँ यहाँ पर कुछ मुझे अच्छा बिजनेस का मिला, क्लियर टैक्स से। ये देखिए सर, हेलेन वेंचर पार्टनर्स, हेलेन वाज फाउंडेड 2006 एज एन अर्ली टू मिड स्टेज, मतलब एकदम स्टार्टिंग बिजनेस में पैसा डालते हैं, साथ में मिड स्टेज कंपनीज में भी, मतलब जिसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ हो बट फिर भी अच्छा है,
जैसे कि ये किसको किसको फंड दिया है, आपको एक एग्जांपल मिलेगा अगर आपको बिजनेस का थोड़ा भी मार्केट नॉलेज है, आप समझ जाएंगे। इट इज एन इंडिया फोकस्ड वेंचर फंड विथ 600 मिलियन अंडर मैनेजमेंट, मतलब करेंटली इसके पास 600 मिलियन का बिजनेस का टोटल फंडिंग इसने किया है, ठीक है। इन सिंपल, जैसे इसमें कौन कौन बिजनेस में, ऑनलाइन सर्विस में दिया है, ई कॉमर्स मोबिलिटी में दिया है, सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग, ठीक है, एंड अदर्स। कुछ क्या क्या बिजनेस में किया है आप देख सकते हैं। ईएपमी, ओके, ईएपमी मेक माई ट्रिप, आप ईएपमी के बारे में सुने होंगे, टीवी में एक टाइम पे बहुत अच्छा ऐड दिया था, शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करते थे। मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट कुछ कंपनी है। देखा है आप लोगों ने, कभी विजिट किया ईएपमी में? मैं एक टाइम पे ईएपमी बहुत विजिट करता था। ईएपमी बोलता है ना इसको, क्या नाम है इस कंपनी का? यपमी, आई थिंक यही होगा इसका। ये बिजनेस इतना ज़्यादा अभी आजकल चल नहीं रहा है, बट एक टाइम पे ये बिजनेस बहुत अच्छा रन किया था। ये भी हो सकता है किसी ने टेक ओवर कर लिया हो। बेसिकली स्पोर्ट्स एंड ये सब के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स हुआ है, ठीक है। तो जो आपको मैं दिखा रहा था, बेसिकली ये सब क्या है, वेंचर कैपिटल है, हेलन वेंचर पार्टनर्स। फिर सेकंड में बड़ा फेमस है ये सिक्योर कैपिटल, ये बहुत फेमस है। ये भी जैसे कि ट्रू कॉलर, आप लोग जानते हैं ट्रू कॉलर के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज हम लोगों के फ़ोन में कौन फ़ोन कर रहा है इसका डिटेल्स मिल जाता है। जोमेटो, बाईजू, ओयोरूम, नियर बाई, माइक्रोमैक्स, ये सब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था ना, इनको मतलब बिजनेस में इन्होंने वेंचर कैपिटल डाला था। फिर नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, ठीक है। अगर बिजनेस पे दम है, अगर कोई पिच मतलब अपना बिजनेस का पिच करके अगर वो अच्छा फंडिंग उठा सकते हैं, शॉप क्लूज, अक्रीत, पेसेंस, कलारी कैपिटल, ये भी एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। ये इसका भी अच्छा अच्छा, स्कूप उप, इंडस्ट्री बाइंग, एक्टिव डॉट आई, कैश करो, ठीक है। ये सब नाम हम लोगों ने सुना है, ठीक है। तो ये सब कुछ फेमस फेमस क्या है, मैं बेसिकली आप लोगों को ही शेयर कर रहा था, ये फेमस फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट फार्म, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड वाइड कुछ और फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अगर आप लोगों ने ये कंपनी का नाम सुने हैं, सॉफ्ट बैंक, जो स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत बिजनेस में पैसा डाला था, इवन आज के डेट में ये पेटीएम में भी इसका बिजनेस में पैसा डाला हुआ है। सॉफ्ट बैंक ये आपका जापान का बिजनेस है। सॉफ्ट बैंक जापान का बहुत फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी है सॉफ्ट बैंक। नाम सुने होंगे आप लोग जरूर, सुने हैं ना सॉफ्ट बैंक के बारे में शंकर जी? हाँ, लास्ट टाइम भी कुछ डिस्कशन हुआ था ना इसके बारे में, सॉफ्ट बैंक हाँ के बारे में। हाँ हाँ, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था बहुत बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है और बहुत मतलब हाई अमाउंट ऑफ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और नॉर्मली बड़े काम में बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ बिजनेस का बात कर रहे थे जो मतलब अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस में पैसा डालते हैं या फिर मिड स्टेज में डालते हैं, और ये सॉफ्ट बैंक है ना, एकदम मतलब जब बिजनेस एकदम टॉप क्लास बन जाए ना, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल के लिए जाने जाते हैं, ऐसे बिजनेस को सिर्फ वेंचर फंड ही नहीं बोलते। जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्ट बैंक ग्रुप, जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी, headquarters in Minato, Tokyo. SoftBank owns stakes in many technology, energy, and financial companies. It also runs Vision Fund, the world's largest technology-focused venture capital fund. आप देख सकते हैं विथ ओवर 100 बिलियन इन कैपिटल, 100 बिलियन का बिजनेस मैनेज करता है वर्ल्ड वाइड। मतलब ये खुद बिजनेस नहीं करता, इसका बिजनेस यही है कि दूसरे का अच्छा बिजनेस में पैसा डालना, यही इसका बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट है। द कंपनी इज नोन फॉर लीडरशिप बाय फाउंडर मायोशी शॉन, ओके। ये बहुत मतलब उम्दा इंसान है, कभी इनके बारे में अगर आप हो सके तो इनके बारे में जानिए। अदर मतलब टॉप क्लास सोच रखता है। इट ऑफर्स इन ब्रॉडबैंड, फिक्स लाइन टेलीकम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सर्विस, फिनांस, मीडिया, मार्केटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड अदर एरियाज, ठीक है। कभी सॉफ्ट बैंक के बारे में बात डिटेल्स में करेंगे, बट फिलहाल हम लोगों का मेन फोकस एरिया क्या है, करंट फोकस एरिया है वेंचर कैपिटल फंड। समझ में आई हो पा रहा होगा सभी को कि वेंचर कैपिटलिस्ट फंड क्या होता है, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? वेंचर कैपिटल यूनिट को प्रोवाइड करते हैं। एकदम सॉलिड एग्जाम्पल मिल गया अलग अलग कंपनीज के हिसाब से। आप चाहो तो इसके ऊपर केस स्टडीज कर सकते हो, बिकॉज अगर किसी को ना आज के डेट में बिजनेस करने का इच्छा हो, कोई करना नहीं चाहता, बहुत कम लोग करना चाहते हैं, बिकॉज इकोसिस्टम बहुत खराब है हमारे देश में। कुछ एरिया में ही है तो फोकस, जैसे कि बैंगलोर बेस्ड या फिर थोड़ा बहुत नोएडा बेस्ड, ऐसा ही हालत है। बिजनेस नहीं बनेगा तो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? ओके इसमें सेकेंड बुलेट में लिखिए VCU कंपनीज, VCU कंप्राइजेस ऑफ, ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट। इसमें क्या होता है?
Venture capitalist unit comprises of young qualified technocrats. Young qualified technocrats. बेसिकली आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल मैटर में बहुत ज़्यादा फोकस है. तो VCU comprises of young qualified technocrats who wish to start न्यू टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है. कोई भी मतलब कोई भी मशीनरीज एंड मटेरियल्स लेके भी टेक्नोलॉजी बन सकता है. हर केस में वो कंप्यूटर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. तो VCU comprises of young qualified technocrats who wish to start new technology. ठीक है. तो wish to start new technology in simple. ठीक है. बट लैक फंड्स. इनका मेन प्रॉब्लम क्या है? इनके पास पैसा नहीं होता. बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं बिजनेस तो कर लूंगा बट मुझे फंड का जरूरत है. ठीक है. तो फंड तो कहीं से भी मिल सकता है. अगर थोड़ा बहुत फैमिली का आशीर्वाद मिल जाए तो फैमिली से भी मिल सकता है. लेकिन हर किसी में मिलता नहीं है क्योंकि फैमिली वाले सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल में डाल देते हैं. नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा. ऐसे बहुत मैं सुनता हूँ स्टोरी. ठीक है. बट लैक फंड्स एंड एक्सपीरियंस. हाँ बोलिए बोलिए. স্টার্টের পর কি লিখে লেখা আছে? हाँ हाँ हाँ. স্টার্টের পর কি লেখা আছে এখানে? न्यू टेक्नोलॉजी. ও আচ্ছা. स्टार्ट न्यू टेक्नोलॉजी बट लैक फंड्स एंड एक्सपीरियंस. इनका दो प्रॉब्लम होता है वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट का. क्या प्रॉब्लम है? एक तो ये यंग क्वालिफाइड है. ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छा बात है. यंग क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट्स इज नॉट द प्रॉब्लम. ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके पास. बट इनका मेन प्रॉब्लम है कि ये लैक ऑफ फंड्स हमेशा में रहता है कि इनके पास पैसा नहीं होता. ठीक है. इनके पास टेक्नोलॉजी होता है बट इनके पास पैसा नहीं होता. और एक्सपीरियंस का भी एक प्रॉब्लम रहता है इनके पास. आपको इसका कहानी पता है? जो फेमस कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. अगर आप लोगों ने भी सुना है तो बहुत अच्छा रहेगा. व्हाट्सएप. आप लोग व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं? ये व्हाट्सएप जिसने बनाया, इनका नाम है, एक सेकेंड, इसका नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूँ. ये क्या नाम है? एक सेकेंड रुकिए. फेसबुक ने बाद में उसको खरीदा. हाँ, ब्रायन एक्टम एंड जैन कॉम. ठीक है. तो बेसिकली इनका कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको मैं 2 मिनट जरूर बताऊंगा. व्हाट्सएप जो बना है ना, वो पहले काम करता था मोस्ट प्रोबेबली IBM में या माइक्रोसॉफ्ट में. ठीक है. और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये पहले जॉब कर रहा था टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में ही जॉब कर रहा था. स्पेशली अगर मे बी आई थिंक ये ब्रायन एक्टन होगा या जैन कॉम होगा, कोई तो एक होगा, या एक दोस्त था. ठीक है. मेन एक जन का दिमाग था और दूसरा ने बाद में उसको हेल्प किया, तो दोनों मिलके इसको लॉन्च किया. मेन कहानी कुछ ऐसा है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा अभी. मेन कहानी कुछ ऐसा है कि ये पहले जॉब कर रहा था, ये मतलब जो ओरिजिनल फाउंडर है ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम, इन लोगों का कहानी कुछ ऐसा है. ये पहले काम कर रहा था किसी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में. अच्छा खासा सॉफ्टवेयर डेवलपर था, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलता था. तो अचानक इन लोगों को ऐसा फीलिंग हुआ कि जॉब छोड़ के कुछ दिन का रेस्ट लेते हैं और थोड़ा मतलब वर्ल्ड टूर करते हैं. तो वर्ल्ड टूर वगैरह किया. वर्ल्ड टूर करते करते इनको बाद में मोस्ट प्रोबेबली रिसेशंस वगैरह ऐसा कुछ चालू हो गया था, तो जॉब नहीं मिल रहा था. तो इनको लग रहा था कि भाई हम ही लोग अच्छा काम करते हैं तो क्यों ना खुद का कोई प्रोडक्ट बिल्डअप करें. तो ये खुद का जो प्रोडक्ट है, ये ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम का, ये यही है कि वो मैसेजिंग ऐप के ऊपर काम कर रहा था. तो ये लोग काफी देर से इसको बनाने का कोशिश कर रहा था, अच्छा बन रहा था, बट ये सेल्फ बिलीव खो गया था बिकॉज पॉकेट में ऐसा मनी नहीं था. और काफ़ी देर तक अपने जो नेटिव है, स्पेशली जहाँ पर उनका पेरेंट्स लोग रहते हैं, नॉर्मली US का ही बात है, तो वो अपने गांव में जाके अपने पेरेंट्स के पास ही बहुत दिन तक, करीब 2 साल तक वहाँ पर था. और उसी में एक्चुअली ये बिल्डअप कर रहा था ये सॉफ्टवेयर, जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो आज के डेट में व्हाट्सएप के नाम से इतना पॉपुलर हुआ है. तो ये बनाने के बाद ना बहुत बार इवन वो फेसबुक में भी जॉब करने के लिए गया था कि नौकरी नहीं था. तो फेसबुक उस टाइम पे मार्केट में काफ़ी पॉपुलर था, वो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काफ़ी फेमस भी हो रहा था. तो वो सोचा था कि फेसबुक जॉब देगा, पर फेसबुक इसको जॉब में लिया नहीं. तो फिर उसकी जिद और बढ़ गया कि भाई बनाएंगे कुछ तो बहुत बार सामने जाके भी फेलियर हुआ. बट हमेशा वही होता है ना, प्रोडक्ट है अच्छा बट फंड नहीं है, तो फिर मार्केट में कैसे आएगा. अब बात को समझिएगा, फाइनेंस इतना बड़ा कॉन्सेप्ट रखता है. प्रोडक्ट तो है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बट हमारे पास फंड नहीं है. तो ये लैक ऑफ फंड्स इनको बार बार मुश्किल में डाल रहा था. तो फिर अल्टीमेटली थोड़ा बहुत फंड कहीं से मिला और फिर धीरे धीरे ये इसका बिजनेस चलना चालू किया. और फिर एक दिन
फेसबुक कहीं आना पड़ा इसका बिजनेस को खरीदने के लिए। द क्लाइंट एप्लीकेशन वाज क्रिएटेड बाय व्हाट्सएप आईएनसी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया व्हिच इज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन 2014 फॉर अप्रॉक्सिमेटली 19.3 बिलियन यूएस डॉलर ऑन दैट टाइम. It became the world's most popular messaging application by 2015 and has over 2 billion users worldwide as of February 2020. It has become the primary means of internet communication in multiple locations, including Latin America, Indian subcontinent, and large parts of Europe and Africa. ऐसा प्रोडक्ट बनाया. तो स्टार्टिंग में ये टेक्नोक्राफ्ट थे, लैक ऑफ फंड्स था, जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, बट एक जज्बात था कि कुछ बनाएंगे. जॉब करने के लिए फेसबुक के पास गया, फेसबुक जॉब नहीं दिया इनको, उल्टा प्रोडक्ट बनाया. दूसरा छोटा मोटा कंपनी ने फंड दिया, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म. पर 2014 में इनका प्रोडक्ट में इतना दम हो गया कि लोग फेसबुक छोड़ के व्हाट्सएप में ज़्यादा देर तक टिका रहता था और इनके पास पैसा नहीं था. तो फेसबुक ने अच्छा खासा दाम देके व्हाट्सएप को खरीदा. इसीलिए हम लोग देखते हैं आजकल जब भी व्हाट्सएप ओपन करते हैं हम लोग देखते हैं कि फेसबुक लिखा रहता है. व्हाट्सएप ओपन करने से आजकल फेसबुक लिखा रहता है, बट ये फेसबुक बाद में खरीदा है, ये फेसबुक बाद में खरीदा है, ये फेसबुक का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है. इसलिए यहाँ पर ओरिजिनल ऑथर का नाम लिख के रखा है. ठीक है, फेसबुक नहीं है इसका ओरिजिनल ऑथर. मतलब इतना पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बना दिया और फेसबुक को भी टक्कर में डाल दिया था. फेसबुक को भी टक्कर में, हाँ, जैन कॉम इनकॉर्पोरेट व्हाट्सएप, जैन कॉम ही मेन है. बाद में ब्रायन एक्टम इसमें आया और जो एक्स याहू था. ठीक है, और फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट, ये देखिए सर, ये फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फ्रेंड्स का मतलब है एंजल इन्वेस्टर्स, जो वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पहले आता है, जो आंख बंद करके हम लोग आज पढ़ेंगे सीड फंडिंग. आज पढ़ेंगे सीड फंडिंग के कॉन्सेप्ट. सीड फंडिंग एंड इज ग्रांटेड को फाउंडर स्टेटस. मतलब एक्चुअली ब्रायन एक्टन सीड फंड किया था, $250,000 का सीड फंड किया था. आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो, क्या आप लोग देख पा रहे ये फेसबुक व्हाट्सएप का कहानी? हेलो, जो मैं राउंड कर रहा हूँ क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि फिर मैं ऐसे ही बोल? ओके, तो ये देख सकते हैं $250,000 का ये ब्रायन एक्टन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था. एंड व्हाट्सएप फॉर द आईफोन इज अपडेटेड सेंड फोटोज. ठीक है, ये तो बाद में आप लोग देख लेंगे, इसका पूरा जर्नी एंड टाइम लाइन है. हमारा मेन एरिया कवर हुआ है कि जिसमें हम लोग बार बार फोकस कर रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, जो वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट के पास पहुंचते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी कम होता है और फंड्स भी थोड़ा नहीं काफ़ी कम होता है. ये फंड के लिए तरस जाते हैं. ठीक है, तो पहले दोस्त ने डाला $2.5 लाख, फिर बाद में फेसबुक में इतना डाला कि कंपनी अलग लेवल में पहुंच गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, VCF. नेक्स्ट पॉइंट VCF के नाम पे. VCF विल प्रोवाइड, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट फंड विल प्रोवाइड funds to VCU through equity. ये इक्विटी है, मतलब इक्विटी का मतलब ट्रू ओनरशिप मिलता है. इक्विटी मीन्स बेसिकली ट्रू ओनरशिप. जैसे ये दोस्त ने दिया, जो भी कंपनी बाद में डाला, तो ट्रू ओनरशिप मिल जाता है, लोन नहीं. बेसिकली कंपनी में बिजनेस पे हक आ जाता है. अगर हक आने का मतलब क्या है? अगर लॉस भी होगा उसका भी हकदार, अगर प्रॉफिट भी होगा उसका भी हकदार. लेकिन लोन प्रोवाइड करने जो करता है ना, उसमें कंपनी का हक नहीं आता. अगर किसी को डेब्ट मिलता है, मतलब लोन मिलता है ना, तो किसी को लोन दिया जाए तो जो लोन देता है वो कभी भी किसी के बिजनेस में हक नहीं जमा सकता. हाँ, वो अलग बात कि अगर बिजनेस का एसेट गिरवी है, मॉर्गेज किया हुआ है, उस पर वो बाद में आके क्लेम कर सकता है, बट बिजनेस पे कभी क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं. बट जो फंड प्रोवाइड करते हैं लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट, या फिर जो जैसे कि हम लोगों ने व्हाट्सएप के केस में देखा, या फिर कोई भी बिजनेस के केस में, वो इक्विटी होता है और ट्रू ओनरशिप मिलता है. तो VCF विल प्रोवाइड फंड्स टू VCU थ्रू इक्विटी, दैट इज, मैं जो ब्रैकेट में लिखा ट्रू ओनरशिप. और अच्छा, ये डेब्ट भी हो सकता है, इक्विटी और डेब्ट भी हो सकता है, पर जितना डेब्ट होगा उसमें हक नहीं आएगा. ये बात याद रखिएगा. डेब्ट और डेब्ट फाइनेंसिंग. डेब्ट का मतलब क्या है? लोन. मतलब मैं चाहूँ तो लोन भी दे सकता हूँ बिजनेस को, वो भी वेंचर कैपिटल करते हैं, बट लोन का इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा. लोन का इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा. ठीक है. और इक्विटी के केस में क्या है? कंपनी का जो टोटल बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा. सिंपल, ये दोनों फर्क है. डेब्ट के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और बिजनेस में इक्विटी का मतलब क्या है कि कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा तो उसमें से मुझे हक मिलेगा.
प्रॉफिट अगर नहीं करेगा तो हक नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। अगर प्रॉफिट नहीं करेगा तो फिर हक नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो डेब्ट फाइनेंसिंग, लेकिन लोन तो देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। डेब्ट फाइनेंसिंग एंड डिमांड हाई रेट ऑफ रिटर्न। हाई रेट ऑफ रिटर्न, छोटा मोटा रिटर्न नहीं चाहते, हाई रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बोला, दैट इज सॉफ्ट बैंक। ठीक है, ये अभी देख सकते हैं आप, दुनिया भर में $100 बिलियन का कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न ये कमाते हैं और किस तरह से पूरा दुनिया भर में बिजनेस करते हैं। सॉफ्ट बैंक वॉज रैंक द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट एज द 36th लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी इन द वर्ल्ड। 36th largest public company in the world and the second largest publicly traded company in Japan after Toyota। टोयोटा के बाद जापान का सबसे बड़ा पब्लिक लिस्टेड, मतलब जापान का जो स्टॉक मार्केट है उस पर सबसे बड़ा कैपिटल वाला कंपनी माना जाता है, सेकंड आफ्टर टोयोटा। तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है ये वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस करना। ठीक है, सॉफ्ट बैंक बहुत धीरे धीरे ही सही इस बिजनेस को डेवलप किया है। ऐसा और भी बिजनेस है, टाइगर कैपिटल है यूएस का। ठीक है, बहुत सारा है। फिर एक कंपनी है केकेआर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, वो भी एक यूएस फार्म है केकेआर, वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फार्म है। आप लोग ये सब खबर देखते होंगे न्यूज़, मतलब जो लोग बिजनेस न्यूज़ अगर आप लोग फॉलो करते हैं ना, आप लोग देखेंगे ये सब कंपनीज का नाम बहुत आता है। तो VCF क्या हो गया, विल प्रोवाइड फंड्स टू VCU थ्रू इक्विटी दैट इज ट्रू ओनरशिप और डेप्ट फाइनेंसिंग एंड डिमांड हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो गया VCF का कैरेक्टर, ये हो गया VCF का कैरेक्टर। नाउ अब पार्ट 2 कीजिएगा, पार्ट 2 ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या बोलेंगे, इसी में चल रहा है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया कॉन्सेप्ट में, जिसमें वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट क्या है, ये तीनों चीज हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब किस तरीके से, मतलब तरीका क्या होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का बिजनेस का, बेसिक एरिया समझ लेंगे। मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, इनका जो मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग है ये 3 तरीके से हो सकता है। एक इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब इक्विटी फाइनेंस मतलब आप समझ रहे हैं ना, बिजनेस पे ट्रू ओनरशिप ले लेगा, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग में परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग ले लेता है, ब्रैकेट में लिख के रख सकते हैं, परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, ये बिजनेस में शेयर होल्डिंग ले लेता है इक्विटी फाइनेंस करके। सेकंड, कंडीशनल लोन। कंडीशनल मतलब वही, इतना दिन के लिए लोन देंगे, इतना सर्टेन पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करेगा बिजनेस को, और बदले में बिजनेस से, जैसे कि सॉफ्ट बैंक का एग्जांपल बहुत अच्छा है, तो वो भी कंडीशनल लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। और थर्ड, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेगा। नो इंटरेस्ट मतलब लोन प्रोवाइड करेगा बट इंटरेस्ट नहीं लेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, देयर वुड बी रॉयल्टी ऑन सेल्स, देयर वुड बी रॉयल्टी ऑन सेल्स। मतलब आप लोग रॉयल्टी के बारे में तो समझते होंगे, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। रॉयल्टी मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कि किताब वगैरह छपता है ना, कोई भी बुक्स या मूवीज, ठीक है, किताब में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जो किताब पब्लिश करता है, जैसे कुछ फेमस पब्लिशर का नाम कोई मुझे बता सकते हैं, फेमस पब्लिशर रोशनी? हाँ हाँ हाँ, हार्पर कॉलिंस। पेंगुइन, हाँ, पेंगुइन इज ए गुड एग्जाम्पल। लुक, हार्पर कॉलिंस का भी नाम मैंने सुना, पेंगुइन इज ए गुड एग्जाम्पल, बहुत फेमस पब्लिशर है पेंगुइन पब्लिशर, वो भी फेमस है पेंगुइन पब्लिशर। एक सेकंड, ठीक है, ये बुक फेयर में जाने से बहुत सारा पब्लिशर के बारे में आप लोगों को। और एक है, एक फेमस है MC ग्रॉ, है ना, MC ग्रॉ या मैक ग्रॉ क्या बोलते हैं, MC ग्रॉ हेल ही बोलते हैं, टाटा के साथ टाई अप किया था इंडिया में। शंकर जी यही सब है ना फेमस। हाँ, यस। पेंगुइन बुक्स जो है ये क्या करते हैं, सपोज जैसे कि मैं आपको JK रावलिंग के बारे में बता सकता हूँ। ये हैरी पॉटर का पब्लिशर कौन है रे, किसी को पता है बुक्स का? हैरी पॉटर का बुक्स का पब्लिशर, किसी ने हैरी पॉटर पढ़ा है क्या? राइटर जानी, पब्लिशर जानी। हैरी पॉटर को कौन पब्लिश किया? इनिशियल पब्लिकेशन प्रिंट, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है wizardingworld.com में भी, आई डोंट नो हु इज द पब्लिशर। बेसिकली मैं आपको
हैरी पॉटर को जो बेसिकली जो ऑथर है इनके बारे में इतना बोल सकता हूँ, J.K. राउलिंग। इसका भी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं आपको रॉयल्टी बता रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी फेमस ऑथर जो भी, चाहे वो स्कूल का किताब लिखता हो या फिर स्टोरी वाला किताब लिखते हो, J.K. राउलिंग का स्टोरी भी कुछ वैसा ही है कि इन्होंने किताब तो लिखा हैरी पॉटर का, आप इनको जानते हो, इनका नाम भी सुने हो। तो इन्होंने किताब लिखा, किताब लिखने के बाद अलग अलग पब्लिशर्स के डोर डोर पे घूमने के बाद ये कोशिश किया कि हैरी पॉटर का किताब जो है वो मार्केट में आ जाए। तो पब्लिशर्स क्या करते हैं, नॉर्मली रॉयल्टी लेता है। पब्लिशर्स क्या करता है, रॉयल्टी चार्ज करता है। दैट मीन्स कि आपका किताब लिखने के बाद मार्केट में ये पब्लिश करेगा, पब्लिश करने के बाद आपका सेल जितना होगा उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी। सपोज आपका अगर 1 करोड़ का सेल हुआ तो पब्लिशर बोलेगा कि मुझे 25% चाहिए, या मुझे 30% चाहिए, या मुझे 50% चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन करना चाहेगा। जैसे हैरी पॉटर के केस में अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में अगर ये बताया जाए तो J.K. राउलिंग इज ए ब्रिटिश ऑथर, ठीक है। इसके बारे में बस इतना बताऊंगा कि she is best known for writing the Harry Potter fantasy series, which has won multiple awards and more than 500 million copies, become the best selling book series in history. हिस्ट्री में इतना ज्यादा बुक सेलिंग नहीं हुआ है जितना हैरी पॉटर का किताब हुआ है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा, मुझे जितना पता है इनका स्टोरी, कि कम से कम 20 से 25 बार, उससे भी ज्यादा होगा, इतना सारा पब्लिशर के पास पहुंचने के बाद भी कोई इसका किताब लेने के लिए रेडी नहीं था। सीरियसली, अगर कभी इसका स्टोरी अगर कभी पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा। बहुत टाइम लग गया इनको, मतलब पब्लिशर मिलने पे। जो किताब वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेलिंग हुआ है ना, उनका किताब ही कोई छापने के लिए रेडी नहीं था। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ठीक है सर, आपको रॉयल्टी का समझ आ गया। तो एग्जैक्टली कंपनी भी ऐसा ही कुछ करता है। कंपनी का भी कॉन्सेप्ट ऐसा चलता रहता है कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बट देयर वुड बी ए रॉयल्टी। तो अब लिख लिए, देयर वुड बी ए रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन सेल्स। तो ये अलग अलग मीन्स हो सकता है। इक्विटी फाइनेंस, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ले लेगा, कंडीशनल लोन ले लेगा। मतलब कंडीशनल लोन मतलब ऑब्वियसली उसमें परसेंटेज ऑफ लोन का हिसाब होगा। नो इंटरेस्ट भी हो सकता है, और देयर वुड बी रॉयल्टी ऑन सेल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मतलब हो गया। जैसे अगर मैं आपको क्या बताऊं परसेंटेज ऑफ सॉफ्ट बैंक का ही मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम में मोस्ट प्रोबेबली इसका करंट शेयर होल्डिंग है, पेटीएम। अगर आपको मैं पेटीएम का करंट स्टोरी दिखाऊं कि पेटीएम में किसका क्या शेयर होल्डिंग है करंट लेवल में, अगर आप लोग थोड़ा सा इसका अपडेशन ले लो, आपको पता चल जाएगा। पेटीएम करो, कहाँ चला गया, यस मिल गया मुझे। आप लोग थोड़ा सा आंख डालना सर, थोड़ा सा अपना, मैं जहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा देखना उसको। एक काम करते हैं, इसको ना रेड कर लेता हूँ। यस, देखिए सर यहाँ पर पेरेंट मतलब, तो पेरेंट मतलब जिन्होंने कंपनी को बनाया और जिसके साथ साथ जिसका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस पे। जस्ट लुक किया था, विजय शेखर शर्मा, कितना शेयर होल्डिंग है इनका, 14.67%। टोटल 100% में जो एक्चुअली इन्हीं का बिजनेस है, विजय शेखर शर्मा का ही बिजनेस है। एंड ग्रुप, ये अलीबाबा का है। मतलब आपका जैक मा, जो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है सर, अलीबाबा चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो है, उसका है 29.71%। एंड लुक हियर, मैं सॉफ्ट बैंक के बारे से बात कर रहा था। एंड ग्रुप भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड में आप बोल सकते हो। बट हमारा जो एग्जाम्पल शुरू से चल रहा था, सॉफ्ट बैंक विजन फंड, जिसका 19.63% शेयर होल्डिंग है पेटीएम में। इसके अलावा सैफ पार्टनर्स 18.56%, अलीबाबा ग्रुप 7.18%, बक्सर हाथवे, ये आपका वॉरेन बफेट का कंपनी है। वॉरेन बफेट साहब जो है ना फेमस इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, वॉरेन बफेट, उनका है सर वॉरेन बफेट का 2.76% है। एंड बाकी अदर्स का मिला जुला के 7.49% का शेयर होल्डिंग है। ये हो गया आपका पेटीएम का बिजनेस की कहानी, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका अलग अलग हिसाब किताब भी होता है, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड में ओयो रूम का भी ऐसा बिजनेस का हिसाब है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन क्यों, क्या है ना, हाँ बोलो बोलो सर, कोई कुछ कह रहा है। বার্কশায়ার বাফেটের কোম্পানি, हाँ, बाक्सर हाथवे, কেবল কানেকশনটা এটা কি ওই কোম্পানিটাই? नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो अलग है। ये देखो, बाक्सर हाथवे, ये वॉरेन बफेट का है, वो अलग है। वो हाथवे केबल, मुझे नहीं पता हाथवे केबल किसका है, हो सकता है, आई डोंट नो। मुझे जो नहीं पता मैं नहीं बोलूँगा। ये देखो सर, ये मैंने बाक्सर हाथवे ओपन किया, ये देखो,
बर्कशायर हैथवे, ये देखो की पीपल्स में आप देख सकते हो, वॉरेन बफेट, चार्ल्स टी मुंगर, यही इनका मेन बिजनेस में स्टार्ट किया था। उसके बाद तो अभी ऑब्वियसली ये लोग तो उम्र हो गया, दोनों का उम्र हो गया सर। मुंगर का भी, मुंगर तो सर जाने जाते सर म्यूचुअल फंड बनाने के लिए, ठीक है। जो दोनों फ्रेंड थे बचपन से, चार्ल्स टी मुंगर, ठीक है, ये भी फेमस, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस माना जाता है। इनका म्यूचुअल फंड वर्ल्ड वाइड इतना बिजनेस किया तो क्या बताएं। और ये है वॉरेन बफेट। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? মানে हेलो। স্যার বলছি দুজনের মিলে কোম্পানি কি? हाँ हाँ, दोनों का, दोनों फ्रेंड को मिला के बनाया था बक्सर हाथावे। ओके, ठीक है, कभी डिटेल्स पढ़ेंगे ना। एक्चुअली हम लोग बोलते बोलते बहुत सारा बातें करके निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कब क्या बोल के निकल गए। लेकिन डिटेल्स केस स्टडीज करेंगे तो और डिटेल्स निकल के आएगा, डोंट वरी। अच्छा, तो नो इंटरेस्ट देयर वुड बी ए रॉयल्टी ऑन सेल्स, ये था मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। पार्ट 3 में बात कर लिया जाए। ओके, पार्ट थ्री में क्या आएगा? इनकम नोट। ध्यान से सुनिएगा या लिखिएगा, इनकम नोट। जो लोग बाद में ज्वाइन किया, लाइक मौसमी है, प्रीति है, आप लोग एक काम करना सर, जहां से चल रहा है ले लो, बाकी नोट्स में बाकी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा और क्लास भी शेयर करूंगा। तो जो स्टार्टिंग का मिस हो जाएगा वो आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। इनकम नोट पे प्लीज लिख लो हाइब्रिड। क्या क्या लिखे हुआ सर? हाइब्रिड, हाइब्रिड सिक्योरिटी, हाइब्रिड सिक्योरिटी इन विच क्या होता है, देर इज अ लो इंटरेस्ट, देर इज लो इंटरेस्ट and low royalty on sales, लो रॉयल्टी ऑन सेल्स, ठीक है। हाइब्रिड मतलब इंटरेस्ट भी होगा और सेल्स में रॉयल्टी भी रहेगा, ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसको इनकम नोट में हमने अलग से बताया आपको। और एक कॉन्सेप्ट होता है पार्ट 4, 4 तरीका है बेसिकली मेनली, ठीक है। तरीका और भी बनाया जा सकता है, सभी फाइनेंस का तरीका है। मतलब बिजनेस में हम पैसा डालेंगे और वहां से हम कैसे कैसे हमारा इनकम बनाएंगे, वेंचर कैपिटल सोचता है, वो अलग से बनाया जा सकता है। बट मेनली 4 तरीका पॉपुलर है। আগের पार्टिसिपेटिंग, পেজটা একবার দেখা। सर अगर पेस्ट तुम लोग बहुत लेट करते हो, लिखो, जल्दी लिखो। रोशनी, शंकर जी, समझ में आ रहा है ना सबको? प्रियतमा? है दादा, है दादा। हाँ यस समझ गया। ऐसे तो ये कहानी चल रहा है बेसिकली, बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है बिजनेस का। पीछे का कहानी, मतलब एक बिजनेस को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, कैसे एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसको कौन पैसा देने के लिए आता है, ऐसे ही दे देता है क्या पैसा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर लिख लीजिए, हो गया ना? पार्टिसिपेटिंग, हाँ सर। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर, पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर मतलब, डिवेंचर का बेसिकली मतलब क्या है? लोन। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, टाइप ऑफ नहीं, लोन, बैंक लोन नहीं है। कोई कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देता है तभी उसको डिवेंचर कहता है, या फिर कोई सरकार किसी कंपनी में लोन क्रिएट कर रहा है या पब्लिक से लोन ले रहा है तो बॉन्ड या डिवेंचर के नाम से बड़ा पॉपुलर है। तो पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर, इसमें क्या होता है ना, 3 फेज होता है, 3 फेज में बनता है ये। फेज 1, फेज 1 में नो इंटरेस्ट, मतलब शुरू में वेंचर कैपिटलिस्ट फंड क्या करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट यूनिट को पैसा देगा, बट कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा शुरुआती स्टेज में। जब बिजनेस एकदम इनिशियल स्टेज में रहेगा तब बिजनेस को कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। फिर आ जाएगा फेज 2, फेज 2 में क्या करेगा, हल्का इंटरेस्ट चार्ज करना चालू करेगा। मे भी हो सकता है ये पहला 2 साल, फिर लो इंटरेस्ट चार्ज होगा 2 years लैटर, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस का साइज, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का फोकस एरिया, उस पर डिपेंड करता है। मतलब एज सच टाइम नहीं बताया जा सकता कि इनिशियल स्टेज कैसा है, ठीक है। फुचका दुकान के लिए तो इनिशियल स्टेज थोड़ा कम ही होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा सा लार्ज इंडस्ट्री हो तो इनिशियल स्टेज ही 5 साल हो जाता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का रेवेन्यू अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, कब पैसा आने का मतलब कब सेल चालू हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली फेज 3, फेज 3 में आपका क्या आ जाएगा, हाई इंटरेस्ट, हाई सर, हाई इंटरेस्ट,
ठीक है, नो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज दी 3 तरीका होता है मार्केट से पैसा उठाने का, मतलब जो एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट कैपिटल यूनिट जो है वो पैसा रेज करते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोक्योर करते हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, जो बिजनेस में पैसा डाल रहा है, उनको इस ये तरीका होता है मार्केट से पैसा लेने का। पहले नो इंटरेस्ट, फिर लो इंटरेस्ट, फिर हाई इंटरेस्ट, नो लो हाई। क्लियर है? बताइएगा। ये पूरा का पूरा एरिया वेंचर कैपिटल के नाम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल एंड मीन्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सिर्फ लिखे ही नहीं, साथ में मार्केट में जितना सारा फेमस वेंचर कैपिटल का बिजनेस था, क्या स्टोरी बनता है, हर चीज़ के ऊपर फोकस करने का भी कोशिश किए। मुझे नहीं लगता डाउट है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं फिर। हाँ चलिए, हाँ बोलो बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? हेलो, ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लो सर। पॉइंट 7 में हेडिंग करो, एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रिज फाइनेंस का। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंस? ये वर्ड आप लोग कभी कभी सुनेंगे, फाइनेंशियल न्यूज़ जब भी आप देखेंगे ना, कभी कभी आपको ना इसे ब्रिज फाइनेंस का लैंग्वेज सुनाई दे सकता है। हल्का कान लगाने से ना मार्केट में ये सब आवाज़ आता है ब्रिज फाइनेंस, लेकिन सवाल तब दिमाग में नहीं आता कि ब्रिज फाइनेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो लिख लीजिए, कंसिडर एक्स लिमिटेड, कंसिडर एक्स लिमिटेड हैज़ entered into a contract with a financial institutions, financial institutions, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ हो सकता है, लाइक एनी बैंक, एनी बैंक हो सकता है, नाबार्ड हो सकता है, ठीक है, आईडीबीआई हो सकता है, मतलब जो बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो कंसिडर एक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बिजनेस करने के लिए उनको फंड रेज करके, मतलब फंड लोन में देगा बेसिकली, फॉर टेकिंग ए लोन, फॉर टेकिंग ए लोन, से फॉर से ₹500 करोड़, ₹500 करोड़। ब्रिज फाइनेंस क्या हो जाएगा? कंसिडर एक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर टेकिंग ए लोन से ₹500 करोड़ फॉर कितना सालों के लिए? 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, 500 करोड़ का लोन देगा, 10 साल में वापस करना है। ठीक है, टोटल 10 साल में आपको 500 करोड़ वापस करना है, मतलब बिजनेस पे दम भी चाहिए। हाउएवर लोन का स्टोरी क्या है? हाउएवर लोन का जो स्टोरी है वो क्या हो जाएगा? लोन विल बी डिसबर्स्ड, लोन विल बी डिसबर्स्ड, लोन विल बी, मतलब लोन उनको अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा देरी में मिलेगा। लोन विल बी डिसबर्स्ड 3 months फ्रॉम नाउ, अभी से 3 महीने बाद उनको लोन मिलेगा, नॉट नाउ। ओके, सो यहां पर क्या बोलेंगे? एक्स लिमिटेड अप्रोचेस द commercial bank which provides a 3-month funding, which provides a 3 months funding of rupees rupees 500 crore, rupees 500 crore. This is known as which finance? This is known as ब्रिज फाइनेंस। क्या समझ में आया आप लोगों को? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हेलो, सबको समझ में आया? मैं समझाऊंगा फिर भी,
फिर भी पूछ रहा हूँ, किसी को ये बात समझ में आया ब्रिज फाइनेंस में क्या हो रहा है? हाँ हाँ दादा। ओके, फिर भी मैं एक बार सभी के लिए बोल दे रहा हूँ। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, वो कमर्शियल बैंक एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द हाँ, एक्स लिमिटेड कंपनी एंड फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मानिए मानिए कि नाबार्ड, ओके, आप लोग नाबार्ड का नाम सुने होंगे सब कोई, सभी ने नाबार्ड का नाम जरूर सुने होंगे। नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का जो बैंक है, ये स्पेशली रूरल एरिया में अगर कोई भी इंडस्ट्री बनाना चाहता है, ऑब्वियसली रूरल कॉन्सेप्ट में, लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री टाइप का कुछ इंडस्ट्री हो जो रूरल एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये नॉर्मली फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लोन्स फॉर फूड पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा। तो सपोज मानिए कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। आपने सपोज माने कि डेयरी इंडस्ट्री बनाने का सोचा। क्या इंडस्ट्री? डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब दूध का प्रोडक्ट का। ऐसे आज आज का एक स्टोरी है, एक फेमस कंपनी है, बहुत दिनों तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, लेकिन उसका डीलिस्टेशन हो रहा है। नाम मैंने स्टॉक मार्केट ग्रुप में इसको प्रोवाइड किया, प्रभात डेयरी बोल के। नाम सुने कभी आप लोगों ने? प्रभात डेयरी, ये कंपनी, ये इतना दिन तक स्टॉक मार्केट में था, ठीक है, बट इसका 30 अप्रैल में इसका ये डीलिस्टेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। लॉकडाउन के टाइम पे लास्ट ईयर ही इसका डीलिस्टेशन होने वाला था, किसी कारण से ये वॉलेंटरी डीलिस्टिंग कर रहा है। ऑब्वियसली मे भी कुछ बिजनेस रीजन होगा, बट ये स्टॉक एक टाइम पे करीब 100 के आसपास में लिस्टेड हुआ था, फिर 200 प्लस बिजनेस किया था, 228 समथिंग। हेलो, তো এটা কি ওয়েস্ট বেঙ্গল কোম্পানি? पता नहीं, देखना पड़ेगा कहाँ का कंपनी है। प्रभात डेयरी, प्रभात डेयरी कहाँ का कंपनी है नहीं पता, देखना पड़ेगा प्रभात डेयरी कहाँ का कंपनी है। वेस्ट बंगाल का है या किसी और जगह का है, मुझे एग्जैक्टली इसका डिटेल्स नहीं पता, ठीक है। चीज लैंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, अबाउट में जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी हो, कहाँ कहाँ का है आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना, थोड़ा काम आप भी घर पे करो, ठीक है। तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिनों से था, ठीक है। मैं जो मेन बात कर रहा था, तो ये डीलिस्टेड हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको चाहिए पैसा, नाबार्ड ने बोला आपको 500 करोड़ देगा, लेकिन लोन का अमाउंट आपको मिलेगा 3 महीने बाद, लेकिन आपको फंड अभी चाहिए बिकॉज करंट रिक्वायरमेंट है। 3 मंथ में हो सकता है कि प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए, 3 मंथ में हो सकता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है करंट डेट में, वो अगर आपका प्रोजेक्ट हाथ में निकल जाए तो फिर तब तो मुश्किल हो जाएगा। रिसेंट रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको जो ज़मीन मिला है उस ज़मीन के लिए कोई और कस्टमर्स भी है, जो लैंड आपको परचेस करना है, या फिर जो प्रोजेक्ट आप चालू करना चाहते हो, मे बी 3 मंथ्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अप्रूवल मिल गया है नाबार्ड का कि लोन आपको मिल जाएगा 500 करोड़ का, जो स्टेजेस ऑफ प्रोसेस चालू है, तो बैंक भी आपको 500 करोड़ देने के लिए रेडी हो सकता है। ये अगर नाबार्ड रेडी है तो फिर बैंक को क्या प्रॉब्लम है? तो ये नाबार्ड का जो लोन देने का जो अप्रूवल मिला है, ये बैंक के लिए एक मतलब सिक्योरिटी का काम हो जाएगा। तो बैंक को भी पता है कि अगर नाबार्ड इन बिजनेस को लोन देना चाहता है तो फिर मुझे भी पैसा का कोई चिंता नहीं है, जो लोन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली नाबार्ड और बैंक के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है, मतलब जो नाबार्ड का जो ये अप्रूवल है, ये एक ब्रिज क्रिएट कर दिया उस पर्टिकुलर बिजनेस को जो लोन मिलने में उसको हेल्प कर रहा है। 3 मंथ का जो गैप है उसको फुलफिल कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंस। ऐसे तो बहुत इजीली समझ में आ रहा था, बट फिर भी मैं सभी के लिए एक बार डिस्कस कर दिया कि ब्रिज फाइनेंस क्या होता है। आई थिंक क्लियर है एकदम, पानी की अच्छा, वो तरह। प्रभात डेयरी का आप बात कर रहे थे, डीलिस्टिंग में जा रही है कंपनी, जी जी, तो डीलिस्टिंग में जाने के बाद क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड का क्या होता है? शेयर होल्डर्स को जितना इसका मुझे जितना पता है कि 100 पर शेयर के हिसाब से जिनका शेयर होल्डर है उसको मिल जाएगा, मतलब अभी मतलब तक जो शेयर वैल्यू के बेसिस पे, या फिर? हाँ, मतलब वो एक वैल्यू किएगा करेगा, ठीक है। वो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो डिपेंड करता है किसका क्या दाम में खरीदा हुआ है कंपनी का शेयर। बट ऐसा मुझे खबर मिला है कि 100 पर शेयर के बेसिस में ये डीलिस्टेड होगा, मतलब जो भी शेयर होल्डर है, अगर मानिए कि किसी का 150 में खरीदा हुआ है तो फिर उसका 50 का लॉस, और अगर किसी का बिलो 100 में है तो फिर उसका कोई लॉस नहीं, अगर वो किसी और नीचे दाम पे खरीदा है तो फिर वो प्रॉफिट में लेगा। ओके,
ठीक है। तो ये जब लिक्विडेशन प्रोसेस चालू होता है तो उस टाइम पे एक स्टॉक का प्राइस तो शेयर का दाम तो मतलब क्रिएट किया जाता है, और सेबी भी देखता है कि क्या दाम होना चाहिए एज पर द बिजनेस वैल्यूएशन ऑब्वियसली, कि टोटल बिजनेस में क्या वैल्यूएशन है। लोन वाले को भी देना पड़ेगा अगर मार्केट में डेब्ट वगैरह है तो इक्विटी शेयर होल्डर का क्या दाम होना चाहिए, एवरीथिंग वो डिपेंड करता है कि सही हालत में बिजनेस अगर डिलिस्टेड कर रहा है तो बहुत अच्छा, अगर बहुत खराब हालत में डिलिस्टेड हो रहा है तो फिर वो बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। ओके, ये भी एक, जैसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, ये एक नेगेटिव बातें हैं कि स्टॉक मार्केट से ये डिलिस्टेड हो रहा है। ठीक है, मैं स्टॉक के क्लास में बात करूंगा। ठीक है, डिलिस्टेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ओके शंकर जी, राइट, ओके। ठीक है, स्टॉक के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंस। आप लोगों को ब्रिज फाइनेंस का आइडिया तो हो गया। ओके, ये सबको समझ आया? थोड़ा बताइएगा। हेलो, है दादा। मौसमी, प्रीति, रोशनी, प्रियतमा, प्रीतम, ऋषभ, बोलो। है दादा। ओके, ठीक है। एक अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर वाइटल कॉन्सेप्ट, नाम दीजिए पॉइंट 8। क्या सीखेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ठीक है, ये सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स होता क्या है? शॉर्ट में इसको कहते हैं एसपीएन्स। शॉर्ट में ये एसपीएन्स के नाम से जाना जाता है, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। एसपीएन्स है क्या, वही तो बात करेंगे। अल्टीमेटली आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं ना, फाइनेंस है, कहां कहां से क्या क्या तरीका से फाइनेंस मिल सकता है, उसी का बात चल रहा है। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज नोन एज सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कहाँ किस मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस का अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हो सकता है उसी में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो एसपीएन्स के बारे में क्या लिखना चाहिए? इट इज ए एनसीडी, इट इज अ एनसीडी। व्हाट इज एनसीडी? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल सी, हाँ, मेरा सी और ई बड़ा कंफ्यूजिंग है, प्लीज मेरा वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी ई ना हमेशा एक हो जाता है। नॉन कन्वर्टेबल बचपन में सुधारा नहीं गया, उस टाइम पे अगर मुझे 2-4 थप्पड़ गिरता ना सुधर जाता। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है? विथ ए वारंट, विथ ए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को ब्रैकेट विथ ए वारंट लिखिए। इट इज ए एनसीडी विथ ए वारंट। वारंट क्या है? हम लोग पुलिस का वारंट के बारे में सुने हैं कि इसके नाम पे वारंट निकल गया, तो एग्जैक्टली वैसा ही है। वारंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वारंट, द डिवेंचर विथ ए वारंट, द डिवेंचर पेज रेगुलर कूपन, पेज रेगुलर कूपन। डिवेंचर रेगुलर कूपन पे करता है, द डिवेंचर पेज रेगुलर कूपन। ठीक है, कूपन मतलब इंटरेस्ट, कूपन मतलब इंटरेस्ट, बॉन्ड वगैरह का होता है, बताऊंगा सर, सब रियल में भी बताऊंगा। पेज रेगुलर कूपन एंड विल बी रिडीम्ड, विल बी रिडीम्ड, रिडीम मतलब जब वापस किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, विल बी रिडीम्ड, रिडेम्पशन, विल बी रिडीम्ड। और रिडेम्पशन मतलब जब जो लोन ले रहा है ना, मतलब करेंटली कंपनी लोन इशू कर रहा है, फिर बाद में जो वो अमाउंट जिससे लोन ले रहा है उसको वापस करेगा, डिवेंचर वापस करेगा, तो उसको बोलता है रिडीम करना या रिडेम्पशन करना। विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। ये सब 11th लेवल में भी पढ़ा जाता है, इवन कॉलेज लेवल में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा होता है। रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी एज यूजुअल, मैच्योरिटी एज यूजुअल, फिर भी हम लोग बात करेंगे एकदम डिटेल्स में ही बात करेंगे। एज यूजुअल द वारंट इज अ, लिखिए थोड़ा सा, द वारंट इज अ कॉल ऑप्शन, द वारंट इज अ कॉल ऑप्शन that is a right, call option that is a right, हाँ, अधिकार to buy equity share
of the company, equity share of the company at a equity share of the company at a predetermined price, at a predetermined price, predetermined price, known as the strike, STRIKE, strike price or exercise price. ठीक है, E नोन एज द स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। बताता हूँ डिटेल्स और बताता हूँ ये क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज स्पेशली, डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के लिए एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज टू इशूइंग कंपनी, लिखिए एडवांटेज क्या है, जो कंपनी SPN इशू करता है इसको क्या एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज टू इशूइंग कंपनी। warrant act as a sweetener, warrant act as a sweetener and helps the company raise funds at a cheaper rate, raise funds at a cheaper rate, सस्ता में। सर बेटा की स्वीट नहीं है, स्वीटनर मतलब स्वीटनर की तरह काम करता है, मतलब जैसे एक कंपनी के लिए एक खुशी का बात है, ठीक है, एक काफ़ी खुशी का बात है, मतलब दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज कम दाम में मार्केट से पैसा उठा पा रहा है। कंपनी को चाहिए फाइनेंस और वो सस्ता दाम पे मार्केट से पैसा उठा सकता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस से पैसा उठा रहा है, ठीक है, और इसीलिए कंपनी को बड़ा खुशी हो रहा है कि मैं अगर मार्केट में मुझे 20% मतलब अगर मानो कि पैसा उठाने के लिए 20% रिटर्न देना पड़ता था तो यहाँ पर शायद 15% रिटर्न देना पड़ेगा। सपोज कंपनी को, एक सिंपल एग्जांपल, सपोज कंपनी को 1 लाख चाहिए और कंपनी अगर SPN यूज़ कर रहा है, मतलब सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स यूज़ कर रहा है, तो कंपनी बोल रहा है कि मैं 15% रिटर्न प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, 15% रिटर्न प्रोवाइड करूंगा, तो कंपनी इसको 15,000 के दाम पे मतलब कॉस्ट में ले पाता है। लेकिन अगर मार्केट दाम पे लेता ना तो 20% शायद, ठीक है, तो 20% मतलब करीब एक्स्ट्रा और 5,000 का खर्चा हो जाता, मतलब 20,000 का खर्चा हो जाता एक्स्ट्रा और 5,000, तो 1 लाख पे 5,000, तो सोचो कि करोड़ों जब मार्केट से उठाना पड़ता है बड़े कंपनीज लाइक टाटा जैसे कंपनीज को, रिलायंस जैसे कंपनीज को बहुत खर्चा हो सकता है। तो कंपनी इसलिए बड़ा खुश हो रहा है कि ये स्वीटनर की तरह काम कर रहा है, कंपनी रेज फंड्स एट ए चीपर रेट, कंपनी को फंड सस्ता में मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये भी आ रहा है कि कंपनी को तो फंड सस्ता में मिलेगा लेकिन जो इन्वेस्ट करेगा सर वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसको तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, है ना सर, कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहा है बात, ठीक है, कि जो इन्वेस्ट करेगा वो तो ज्यादा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है ना, वो सस्ता रिटर्न के लिए थोड़ी ना इन्वेस्ट करता है। बात समझिए, एक सेकेंड, ओके, अरे कहाँ चला गया, warrant act as a sweetener and helps the company raise funds at a cheaper rate, but now warrant act as a sweetener cheaper rate, advantage to investors। अब सवाल वही है सर कि एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स क्या हो जाएगा, एडवांटेज टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या फायदा, इन्वेस्टर एंजॉय, ये क्या एंजॉय करेगा, डबल बेनिफिट, डबल धमाका, डबल बेनिफिट, दैट इज रेगुलर कूपन, लिखिए रेगुलर कूपन, रेगुलर कूपन, रेगुलर कूपन में क्या होता है, कूपन का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट होता है,
ठीक है। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। जैसे आप लोगों को मैंने इससे पहले भी दिखाया क्लास में कि बॉन्ड मार्केट से, फॉर एग्जांपल बॉन्ड और डिवेंचर मार्केट इन इंडिया, ठीक है, जस्ट लुक क्या बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, ये आप एनएससी के साइट में जाके आपको मिल सकता है कि इंडिया में आप जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम सुने होंगे, स्टॉक मार्केट में बॉन्ड का भी ट्रेडिंग होता है, ठीक है, आप इजीली इसको खरीद भी सकते हो। तो अगर आप डोमेस्टिक बॉन्ड में देखो, ठीक है, जस्ट लुक हियर, आप देख सकते हो यहाँ पर बॉन्ड, ओके, इसमें आप बॉन्ड भी देख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी देख सकते हो। तो मैं करेंटली बॉन्ड में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैं करेंटली स्किप कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। आई विल डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो, सब ही फाइनेंस का पार्ट है ये सारा का सारा, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे मतलब शेयर मार्केट मतलब जैसे बार बार मैं आप लोगों को ये पार्ट बार बार शो कर रहा हूँ ना, स्टॉक मार्केट के हमारे सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है, ये भी फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली जैसे एनएससी के साइट के थ्रू से भी हम लोग जाए तो उस पर भी पता चलता है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड भी देख पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड ऑन करेंट मार्केट, बॉन्ड ट्रेडेड ऑन करेंट मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, नेगोशिएटेड ट्रेडिंग रिपोर्टिंग, ट्रेड डिपोजिटरी, बहुत तरह का तरीका होता है। मैं बस आपको कुछ ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी वाइज भी अगर आप देखें कि मार्केट में जो बॉन्ड बिक रहा है, इसके बारे में मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी एक बार बात किया था, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। जो लोग फिर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ोगे उनको तब फिर से बताया जाएगा, बॉन्ड का कैलकुलेशंस भी सीखेंगे। सीरीज N2 टैक्स फ्री है, कूपन रेट, बस मैं इसी के लिए बोल रहा था कि कूपन रेट होता है। कूपन रेट मतलब जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन या IRFC है, या फिर आप IIFL बोल लो, या फिर आप REC लिमिटेड बोल लो, या फिर हार्डको बोल लो, जो भी, नाबार्ड, ये देखो हम नाबार्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो सभी स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये सब कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही होता है, प्राइवेट बॉन्ड भी होता है। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे ना आपको बहुत सारा कंपनी दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली हर एक बॉन्ड का या डिबेंचर का ना एक कूपन रेट होता है, मतलब इस पर्टिकुलर बॉन्ड खरीदोगे तो आपको इतना अमाउंट ऑफ परसेंटेज में कूपन रेट मिलेगा। उसके साथ साथ ये बॉन्ड का फेस वैल्यू तो 1000 था, बट जिस रेट में ये मार्केट में उसके बाद से इतना ट्रेड हुआ और ये मार्केट में इसका वैल्यू भी इंक्रीज हुआ। अगर किसी को 1000 में मिला था तो अभी उसका पर बॉन्ड में, मतलब अगर किसी ने स्टार्टिंग में, आप बात को समझना, ये 25 जनवरी 2027 तक चलेगा, 25 जनवरी 2027 में ये मैच्योर होगा। तो ये 1000 में अगर किसी ने खरीदा है जब ये मार्केट में आया था, इसका डिटेल्स देखना पड़ेगा उसके लिए। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 12.41, ये थोड़ा धीरे धीरे इसका इंक्रीमेंट होता है। टोटल 37 लाख के आसपास का इसका मार्केट ट्रेडिंग हुआ है। आप बात को समझना, वैल्यू है इसका टोटल 37 लाख के आसपास। तो ये जो बॉन्ड है NHAI का करेंटली 1000 से 1241, मतलब ये मार्केट गेन में भी आपको गेन हो सकता है कि आप 1000 में खरीदे थे, वो अभी 1241 चल रहा है, मतलब 1241 चल रहा है। उसके साथ साथ कूपन रेट तो आपको मिलेगा ही, जो भी इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर या डिवेंचर के अंदर, वो अमाउंट भी आपको मिलेगा। तो दो तरह का गेन, एक कूपन रेट में तो आपको एक इंटरेस्ट मिलता ही जाएगा, ठीक है, जब तक आप उसको होल्ड करके रखोगे, और उसके साथ साथ अगर मार्केट में वैल्यू मतलब मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर मार्केट में इसका वैल्यू बढ़ता है तो उसके लिए भी आप इसका जो गेन है, अगर आप सस्ते में खरीदते हो तो करेंट गेन का जो वैल्यूएशन है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये होता है एडवांटेज फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था, उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग अभी लिख रहे हैं। मैं आपको रियल लाइफ में जैसे मार्केट में होता है, मैं उसी का एग्जांपल ही आप लोगों को शो कर रहा था। तो एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स क्या हो गया, इन्वेस्टर्स एंजॉय डबल बेनिफिट, दैट इज रेगुलर कूपन मिलता है इन्वेस्टर्स को, आप आराम से खरीद सकते हो सर ये सब भी मार्केट से, जैसे शेयर खरीदते हैं लोग बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, एकदम कोई बात नहीं सर, डीमैट अकाउंट ऑब्वियसली होना चाहिए। अच्छा, रेगुलर कूपन, रेगुलर कूपन और क्या है इन जो डबल रेगुलर कूपन, ऑफ कोर्स रेगुलर कूपन का जो इंटरेस्ट है वो लोअर होता है, ऑफ कोर्स एट ए लोअर रेट, एट ए लोअर रेट, मतलब बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न तो ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा, एट ए लोअर रेट। हमेशा याद रखना सर, इंटरेस्ट तो हमेशा सस्ता ही होगा, इंटरेस्ट कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका एडवांटेज और क्या मिल जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, बेनिफिट क्या हो जाएगा, एंड पॉसिबिलिटी, लिखिएगा, एंड पॉसिबिलिटी of gaining, possibility of gaining from a rise in the share of a company, share of a company, मतलब मैं दो तरह का कॉन्सेप्ट में आपके बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो पहला बात, ये जो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स है
ये एक तरह का कन्वर्टिबल डिवेंचर की तरह है, ठीक है। अब बात को फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, अब बात को ठीक से सुनिए, ठीक से, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, इट इज ए एनसीडी, नॉन कन्वर्टिबल टाइप्स ऑफ डिवेंचर विद ए वारंट, जिसका एक वारंट होता है। वारंट में क्या होता है, शेयर वारंट भी होता है, वैसा ही है, ये शेयर वारंट तरह ही है। The debenture pays regular coupon interest and will be redeemed at the on maturity, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे थे ना कि मैच्योरिटी डेट होता है इसका एक, जैसे 25 जनवरी है 2027 को, 19 मार्च 2029 को हर एक बॉन्ड का, डिवेंचर का एक मैच्योरिटी होगा। तो वैसे यहाँ पर भी ना एक मैच्योरिटी दिख रहा है हमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का। साथ में वारंट में क्या हो गया, विद ए वारंट, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विद ए वारंट, मतलब वारंट में क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, दोनों चीज एकदम मिक्सड अप करके आता है। देखिए मैच्योरिटी में एज यूजुअल आपको जो भी रिटर्न मिलना है मिलेगा। द वारंट इज ए कॉल ऑप्शन, वारंट क्या हो जाएगा, इज ए कॉल ऑप्शन, दोनों अलग है हाँ। एक हो जाएगा इट इज एनसीटी विद ए वारंट, द डिवेंचर पेज रेगुलर कूपन इंटरेस्ट एंड विल बी रिडीम्ड एट मैच्योरिटी एज यूजुअल। एंड वारंट इज ए कॉल ऑप्शन, वारंट क्या हो जाएगा, एक तरह का कॉल ऑप्शन, दैट इज ए राइट टू बाय इक्विटी शेयर्स। आप इक्विटी शेयर खरीद सकते हो कंपनी का प्री डिटरमाइंड प्राइस में, मतलब कंपनी आपको पहले ही बोल देगा कि आप इतना दाम पे इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। मतलब ऑब्वियसली कंपनी यही कोशिश करेगा कि मार्केट से कम दाम में आपको प्रोवाइड करे, तभी वो वारंट बनेगा और एक पर्टिकुलर डेट में ही होता है। तो शेयर वारंट कंपनी मार्केट में इशू करता है और वो रेट में अगर कोई खरीद सकता है, अगर किसी को लगता है कि वो सस्ता लगेगा, मार्केट दाम से सस्ता करेगा ऑन दैट टाइम पे, तो अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि वारंट इज ए कॉल ऑप्शन दैट इज राइट टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस नोन एज द स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट हो गया। तो वारंट एक्ट एज ए स्वीटनर एंड हेल्प्स द कंपनी रेज फंड्स एट ए चीपर रेट, सस्ता दाम में ले रहा है, मार्केट प्राइस से कम दाम में मार्केट से फंड उठा रहा है। और इन्वेस्टर को क्या सुविधा हो रहा है, वो दो तरह का कॉन्सेप्ट ले रहा है। एक रेगुलर कूपन, जैसे कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या बॉन्ड है, तो उसमें एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में गेनिंग फ्रॉम द राइज इन द शेयर ऑफ ए कंपनी, मार्केट में शेयर राइज करेगा कंपनी का, तो उसमें भी कंपनी को बेनिफिट है। ऐसा कभी कोई कंपनी करता है क्या? यस, फर्स्ट कंपनी जो इस तरह का कॉन्सेप्ट एसपीएंस लाया था वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नाउ पॉपुलरली नोन एज टाटा स्टील, पॉपुलरली नोन एज टाटा स्टील नाउ, ठीक है। तो टिस्को वाज द फर्स्ट कंपनी to issue SPNs, SPNs मतलब सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, इसके थ्रू से ये मार्केट से पैसा उठाया था। बताइए अगर कुछ भी सवाल हो रिगार्डिंग SPNs बता दीजिए। समझ में आया तो भी बोलिए, नहीं समझ में आया तो भी बोलिए। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? शंकर जी, रोशनी, इसमें आपने बोला कि डबल बेनिफिट होगा। हाँ इसमें आपने बोला कि डबल बेनिफिट होगा, एक तो उसको क्या कहते हैं कूपन मिलेगा, प्लस शेयर वैल्यू बढ़ेगा, तो वो जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसके ऊपर भी। लेकिन ये जैसे एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। जी 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 तो एनसीडी का मतलब तो यही हुआ ना कि जिसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। जी जी, मतलब इसमें दो तरह का प्रोडक्ट है, मतलब सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स में दो तरह का कॉन्सेप्ट है। इट्स एनसीडी दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब जिसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, विद ए वारंट, मतलब इसके साथ वारंट भी हो जाएगा, ठीक है। वारंट क्या हो जाएगा वो तो मैं सेकंड लाइन में बोला। द वारंट इज ए कॉल ऑप्शन दैट इज राइट टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब दोनों का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ठीक है, मतलब कंपनी एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन में आपको सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स देते हैं, जिसके अंदर कंपनी का एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी होते हैं, जिस नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू से आपको एक कूपन इंटरेस्ट जैसे मिलता जाएगा, और जो आपको एक मैच्योरिटी डेट में आपको एज यूजुअल जैसे एक बॉन्ड होता है, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा था, ऐसा इसी तरह का एक बॉन्ड की तरह ये मार्केट में रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आपको वारंट मिल रहा है, तो जो वारंट एक कॉल ऑप्शन की तरह है, जैसे कि हम लोग कॉल ऑप्शन आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट का बात हो जाता है। कॉल ऑप्शन मतलब एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, जिसमें इसके बारे में भी मैं आपको बात कर सकता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या हो जाता है ना, वो कोई भी शेयर का दाम एक डिटरमाइंड प्राइस पे लिया जाता है, ठीक है। कॉल ऑप्शंस मतलब मैं चाहता हूँ कि इस दाम में खरीदना, बाद में ये कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इट्स अ टाइप ऑफ कॉल ऑप्शंस। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए सिक्योरिटीज एंड F&O, ठीक है। ये देखिए
सेल, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सेल, ठीक है, सेल का 85.35 ओपन है, हाई गया था, प्रीवियस क्लोज 84.70 है, समथिंग लाइक दैट। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट है, मतलब इसमें क्या होता है ना, डील होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, एक पर्टिकुलर टाइम का ड्यूरेशन होता है, इट्स टाइप ऑफ, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली एफएनओ। मतलब ये जो करेंटली हम लोगों ने जो नोट्स लिखा, इट्स नॉट एग्जैक्टली एफएनओ। यहाँ पर वारंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेट में कंपनी हमें शेयर देने के लिए रेडी होता है, ठीक है। इट्स अ राइट टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऐसा नहीं कि मार्केट प्राइस से ले रहा है, प्री डिटरमाइंड प्राइस। अगर आपको लगता है कि सस्ता है तो आप खरीदो, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू मार्केट इज ऑलवेज देयर। तो नॉर्मली वो कोशिश करता है कि मार्केट प्राइस से कम दे, तभी जाके ना पब्लिक खरीदेगा, अदरवाइज क्यों जाएगा पब्लिक, वो बोलेगा मैं मार्केट से ले लूंगा। तो इसी तरह का दाम को स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस बोलेंगे। तो कंपनी का एडवांटेज क्या है, वारंट एक्ट एज ए स्वीटनर एंड हेल्प्स द कंपनी रेज फंड्स एट ए चीपर रेट। एंड इन्वेस्टर्स को क्या सुविधा है कि एंजॉय रेगुलर कूपन ऑफ कोर्स एट अ लोअर रेट एंड एज वेल एज गेनिंग फ्रॉम ए राइज ऑफ द कंपनीज शेयर, मार्केट में जो शेयर का गेन करता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को मिला के ये बनाया गया है, जिसको हम लोग बोले हैं कि SPNs, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। समझ में आया शंकर जी? हाँ, ओके। सबको समझ में आया? सभी को पूछ रहा हूं, आया तो भी बोलो। मौसमी, प्रीति, अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। ऋषभ? हाँ सर। ओके। প্রিয়তমা, বোঝা যাচ্ছে, समझ में आ रहा है? मैं बोलছি যে এনএসি তো এনএসি কি মানে ডেট, हाँ हाँ ऋषभ बोल, एक एक करके बोलो। এনএসি এরা কি মানে ডেট মার্কেট, কমোডিটি মার্কেট, বাকি এগুলো এরকম টাইপের মার্কেট গুলো কি রেগুলেট করে শুধু স্টক ছাড়া? কারা কারা? এনএসি বিএসসি যেমন বন্ড দেখালেন। हाँ, शेयर छोड़ के ये बॉन्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन सब रेगुलेट करता है, नॉट ओनली शेयर्स, सब रेगुलेट करता है। NSE भी करता है, BSE भी करता है। अरे बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जितना जानोगे ऐसा लगेगा कि बच्चा ये भी करता है वो भी करता है। टेक टाइम, समय लो, धीरे धीरे सब पता चलेगा। ओके चलो नेक्स्ट 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 पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 9 में लिखिए सीड कैपिटल। इंटरेस्टिंग, मैं सीड कैपिटल के बारे में आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में बता रहा था। सीड कैपिटल वो व्हाट्सएप को मिला था ना, ये व्हाट्सएप यहाँ पर बोल रहा था ना कि ब्रायन एक्टन परसुएड्स फॉर एक्स याहू, जो एक्स याहू का एम्प्लॉय था, फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट 2,50,000 इन ए सीड फंडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड फंडिंग, लुक हियर, 2,50,000 सीड फंडिंग किसको किया था? ब्रायन एक्टन किया था जॉन कॉम को, जो व्हाट्सएप को एक्चुअली बनाया था, मतलब जिसके दिमाग में ब्रेन था, मतलब नॉलेज था, ठीक है, जिसके हार्ट से बना था व्हाट्सएप, ठीक है, दिल और दिमाग लगा के जिन्होंने व्हाट्सएप को बनाया। बाद में ब्रायन एक्टन आके उसमें हेल्प किया, मतलब हेल्प वो नहीं बोलेंगे, पैसा डाला बिजनेस पे और उसको मार्केट में प्रमोट किया, और फिर व्हाट्सएप मार्केट में आया, सबको पता है। और उसके बाद तो फेसबुक ने क्या किया, यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो करेंट डिस्कशंस हम लोग क्या करेंगे, सीड कैपिटल में ही करने जा रहे हैं। सीड कैपिटल फाइनेंस, सीड कैपिटल जो लोग फाइनेंस करते हैं ना, अब इसको सीड क्यों बोल रहे हैं? सीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे एक बिजनेस, जैसे हम लोग जब पेड़ पौधा लगाते हैं तो सीड लगाते हैं, फिर उससे पेड़ बनता है ना। तो एक बिजनेस का भी ना सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बिजनेस को बड़ा करना है ना, उसके लिए भी ना एक सीड होना चाहिए, जिसके लिए एक पूंजी चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं से वो पूंजी मिलता है, ठीक है। जो सोचते हैं ना सर, वो एक बोलते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैं बहुत मानता हूँ सर, आप लोग कितना मानते हो मुझे नहीं पता, बट माना करो, ये मेरा पर्सनल मानना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोंट राइट डाउन दिस थिंग्स, ये तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ रफली। लॉ, इसको लिखने का मत लिखो, मैं सीड कैपिटल का पार्ट नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर चीज मांगना पड़ेगा, ये मैं पूरा मानता हूँ। अब उस आपके मांगने पे कितना जोर है उस पर डिपेंड करता है। कि वो बोलते हैं ना कि वो एक हिंदी से मूवी में एक डायलॉग है कि अगर आप किसी भी इंसान को या चीज़ को शिद्दत से मांगो तो पूरे कायनात एक हो जाता है आपको उसको पाने के लिए, ऐसा कुछ डायलॉग था ना। किसी को पता है ये डायलॉग क्या है? कि अगर आप कोई भी चीज़ को शिद्दत से मांगो तो पूरा कायनात जुड़ जाता है आपको उस चीज़ को दिलाने के लिए, और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, शाहरुख खान का डायलॉग। शाहरुख खान का ओम शांति ओम। ओम शांति ओम ना,
हाँ, तो एग्जैक्टली ये मतलब मैं मूवी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, बट सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरियसली होता है। आप मांग के तो देखो, ठीक है, मतलब जो लोग साधु सन्यासी होता है वो लोग एक स्पिरिचुअल लेवल में पहुंचने का कोशिश करते हैं, तो वो भी वो मांगते हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस हो या स्वामी विवेकानंद हो, ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ में वो चीज़ मांगा था कि वो दुनिया का पावर देखना चाहता था, जिसको हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं। आप लोग को पता है कि हमारा जो ये हिंदू रिलीजियन है, मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है कि मतलब जो जिसमें हम लोग मूर्ति भी देख सकते हैं, मतलब मूर्ति को जैसे आम आदमी मूर्ति का पूजा करते हैं, और ये जो लोग मतलब मिस्टिक होता है ना, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करता, उनके लिए मूर्ति से बियॉन्ड भी कुछ होते हैं, जिसको हम लोग ओम बना के या समथिंग लाइक दैट बना के करते हैं, मतलब बिना मूर्ति का भी भगवान हो सकता है, ठीक है। तो उस समझने के लिए नॉलेज चाहिए, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, जो विवेकानंद के अंदर था। रामकृष्ण के पास दौड़ दौड़ के गया था और सोचा था कि भाई क्या है, बताओ हमें। तो फिर रामकृष्ण बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बोले मैं ही हूँ भगवान, तू मेरे को देख ले। हाँ, तो फिर बाद में ना सर उसके छाती पे पैर भी रखा था और सर पे उंगली भी रखा था, और उसको ब्रह्मांड का ज्ञान कराया था, जैसे अर्जुन को अपना श्री कृष्ण भगवान ने जैसे करवाया था, ये देख ब्रह्मांड क्या है और मैं कौन हूँ, काइंड ऑफ दैट। सीरियसली हुआ था, तभी विवेकानंद पूरा दुनिया भर में, इतना पावर कहाँ से आया विवेकानंद के अंदर कि इतना नॉलेज। हाँ, वो तो एक ब्रिटिश एडुकेशन लेके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ा हुआ, फिलोसॉफी में ऑनर्स करता हुआ एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, हम आप जैसे। लेकिन इस इतना पागलपंती, एक तो था उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो उसको भगा भगा पागल के पास लेके गया रामकृष्ण परमहंस, लोग उसको पागल ही बोलता था। हाँ, आज भी बहुत लोग बोलते हैं उसके, उसका कुछ डिजीज था समथिंग लाइक दैट, बट दुनिया उसको भगवान भी मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसीलिए बिजनेस को भी किसी को करने का मन हो ना, मैं मानता हूँ हमारे बंगाल में एक कल्चर बन गया है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, हाँ, काइंड ऑफ दैट। तो मांगते नहीं है। बैंगलोर कैसे कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बैंगलोर के पास, इसलिए बैंगलोर कर रहा है। बंगाली सो कॉल्ड एडुकेटेड, हम लोग अपने आप को बड़ा एडुकेटेड समझते हैं, हाँ, वी आर नॉलेजेबल। हाँ, बंगाली क्या बोलते हैं, लिगेसी, हाँ, मतलब हमारा एडुकेशन, हमारा दादा परदादा सब जहाँ भी जाते हैं भद्र लोग, शिक्षित तो लोग टाइप ऑफ एक। लेकिन कहाँ है फिर हमारा बिजनेस, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस, कहाँ चला गया? इतना नॉलेज है तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी अट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, मेरा पूरा मानना है। जिस दिन पूरा पूरा बंगाली कम्युनिटी अट्रैक्शन करना चालू कर देगा ना, तो उस दिन बंगाल को रुकना मुश्किल होगा। बट पता नहीं कि अट्रैक्शन कभी आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बदलाव लाना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले तो अहंकार तोड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलिए, नहीं तो अभी गुस्सा हो जाएगा सब। सर बंगाली, सर मैं भी बंगाली हूँ, एकदम हार्ड कोर बंगाली, दिल से मन से। इट इज़ ए venture capital finance. It is a venture capital finance. It is a venture capital finance scheme by IDBI. मतलब मैं IDBI का नाम से लिखा रहा हूँ, मतलब एक्चुअली इंडिया में ये सीड कैपिटल को IDBI ने बहुत अच्छे से लाया था, जो आज के डेट में एक बैंक भी हो गया है। लेकिन ये IDBI बैंक भी है, साथ में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, एंड वो प्राइवेटाइज भी हो गया है। लेकिन IDBI सरकारी कॉन्सेप्ट में यही बना था। IDBI फर्स्ट टाइम लाया था वेंचर कैपिटल फाइनेंस स्कीम, ठीक है। इस स्कीम में वो क्या कर रहा था वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी भी करता है। अंडर दिस स्कीम, under this scheme, IDBI business, IDBI finance young technocrats, again लिखिए young technocrats for testing some new technology. न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है वो पोखरान में जो हुआ था, एटॉमिक ही था ना वो, जिसमें भारत अपने आप को एटॉमिक पावर है, भारत जो एटॉमिक पावर ही ना, अरे नाम भूल जा रहा हूँ मैं। पोखरान में क्या हुआ था बताओ ना, क्या टेस्ट हुआ था पोखरान में? न्यूक्लियर टेस्ट। हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट, सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है।
इस टाइम पे ये पोखरान में ये जो हुआ था, ठीक है, पोखरान में, इसमें मेनली इसका यहाँ पर बताया नहीं क्या, पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट रेंज, हाँ, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बेसिकली मैं ही बोल रहा हूँ कि पूरा दुनिया के सामने भारत भी न्यूक्लियर पावर है, भारत भी कुछ कर सकता है न्यूक्लियर में, तो इसका प्रूफ भारत ने करके दिखाया था उसमें, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसके कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे हमारा जो फेमस साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम सर के टाइम पे हुआ था। और हमारा प्राइम मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे, कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, क्या मैंने हाँ सही? सर। हाँ मैं सही बोला शायद, ठीक है। तो ये पोखरान में जो भारत ने किया था, सीरियसली उसके लिए भारत को बहुत पैसा का ज़रूरत भी था, बट मुश्किल का क्या कॉन्सेप्ट हो गया था कि पैसा तो भारत के पास उतना नहीं था, और सबसे मेन प्रॉब्लम ये था कि जो भी मतलब सैटेलाइट वगैरह जो भी, मतलब यूएस कभी नहीं चाह रहा था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बने, तो इसके लिए यूएस बहुत दिक्कत कर रहा था इंडिया को और ये टेस्ट को ना होने के लिए, बिकॉज वही है ना कि जो पावरफुल है वो चाहते हैं कि और कोई पावरफुल ना बने, ठीक है। तो इंडिया उसमें क्या हुआ था, वन ऑफ द 7 countries to meet the OPCW extended deadline, and India maintains no first use nuclear policy and has developed a nuclear triad capacity as a part of its minimum credible deterrence doctrine. I don't know what is this, बट इंडिया करके दिखाया था। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी था सरकार ने भी कोशिश किया था ऑन दैट टाइम, जो भी भारत के पास था, भारत को पूरा कोशिश करवाया था कि DRDO का काम था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विशाखापत्तनम में जिनका हेडक्वार्टर है, और भारत करके दिखाया था। तो एग्जैक्टली इसी तरह का कुछ भी अगर टेस्ट करना हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के लिए हो या फिर कोई बिजनेस हो ई कॉमर्स लेवल पर, लेकिन चाहिए। तो इसमें फॉर टेस्टिंग सम न्यू टेक्नोलॉजी, तो IDBI फाइनेंस एक्ट फॉर टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी रिस्की, बेसिकली इसी के लिए मैं इतना बड़ा बात कर रहा था। रिस्की बिजनेस में पैसा डालने के लिए ये सीड फाइनेंस के बारे में IDBI ने लॉन्च किया था इंडिया में। फिर इसके बारे में और भी बोला था कि नो इंटरेस्ट, मतलब बोला था, मतलब उसका स्कीम में था नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा इसके लिए, बट यस सर्विस चार्ज एक लगेगा लोन पाने के लिए, सर्विस चार्ज ऑफ 1% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, ये कॉन्सेप्ट था। पहला 5 साल में एक सर्विस चार्ज, एंड हायर चार्ज बियॉन्ड 5 ईयर्स, हायर चार्ज बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट के साथ ये बनाया गया था IDBI का सीड फंड का। एंड और एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, और एक स्कीम था इसमें, इसके अंदर, दैट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, आगे पेज पे रखें। हाँ ओ नहीं हुआ, आगे। लिख ले प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, হয়েছে हाँ বল? सर। ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़, ठीक है, मतलब या तो 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। और ये भी बोला था स्कीम के अंदर मैक्सिमम असिस्टेंट, मैक्सिमम असिस्टेंस इक्वल्स टू लोअर ऑफ, हाँ ब्रैकेट में लिखिए 50% ऑफ प्रोमोटर, 50% ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन और 15 लाख, दोनों में से जो कम होगा, 50% ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन और 15 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा वो वाला अमाउंट फंडिंग में देगा, ठीक है, लोअर ऑफ देम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 15 लाख, इसका मतलब यही माना जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट मतलब कोई भी मतलब टेक्नोक्राफ्ट कोई टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है तो इन दैट केस गवर्नमेंट IDBI के थ्रू से ऐसा प्रोग्राम सीड कैपिटल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था, सीड कैपिटल फाइनेंस। तो इस तरह से बिजनेस होता है, एग्जैक्टली जितना भी बिजनेस बना है ऐसे ही बना है। और एक कॉन्सेप्ट है
ये टॉपिक थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पॉइंट 10। ऐसे और भी थ्योरीज होगा, चैप्टर वाइज थ्योरी भी होगा, बट ये मैं एक पूरा थ्योरी क्लास था ये, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल के साथ साथ भी थ्योरी होगा, ठीक है। ये टॉपिक का ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका बोले फॉरेन बॉन्ड्स, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, फॉरेन बॉन्ड्स को आज फटाफट लिख लीजिए, नेक्स्ट दिन मैं सिर्फ फॉरेन बॉन्ड को समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, फॉरेन बॉन्ड्स को थोड़ा लिख लीजिए, कितना तरह का फॉरेन बॉन्ड्स होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे डिटेल्स प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको लिखा देता हूँ। दिस बॉन्ड्स, बॉन्ड इज ए लोन बेसिकली, इतना जान के चलिए। दिस बॉन्ड्स आर, मतलब जो कंपनी इशू करता है बदले में उसको लोन मिलता है। दिस बॉन्ड्स आर डिटरमाइंड, सॉरी नॉट डिटरमाइंड, लिखिए डिनोमिनेटेड, डिटरमाइंड नहीं कीजिए, डिनोमिनेटेड। दिस बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड, ओके। डिनोमिनेटेड इन द करेंसी, इन द करेंसी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इन द करेंसी ऑफ द, करेंसी ऑफ द country in which, currency of the country in which they are issued, in which they are issued, they are issued, but the issuer, but the issuer is the foreign entity, issuer is the foreign entity, foreign entity issue करेगा, country कोई और होगा, foreign entity। अब ऐसा एग्जाम्पल के साथ करना होगा, जो फेमस कुछ वर्ल्ड वाइड चलता है मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला बुलेट देके लिखिए, डॉलर डिनोमिनेटेड, ठीक है, डॉलर डिनोमिनेटेड, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड बाय यूएसए, यूएसए डॉलर यूएसए का ही है, इशूड बाय यूएस, बाय ए नॉन यूएस, कौन मार्केट में लाते हैं, बाय ए नॉन यूएस एंटिटी, ओके, नॉन यूएस एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो इसको लाता है। इसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज, इसका एक नाम है, इस बॉन्ड का एक नाम है मार्केट में, नोन एज यंकी बॉन्ड्स, YANKEE, यंकी बॉन्ड्स। डिटेल्स चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है, कैसे फॉरेन बॉन्ड परचेस होता है, फॉरेन बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लाया जाता है, क्यों इसके थ्रू से कंपनी फाइनेंस कर पाते हैं, बॉन्ड से कंट्री का क्या फ़ायदा है, ठीक है। बॉन्ड डिनोमिनेटेड बाय, सॉरी पाउंड डिनोमिनेटेड लिखिए, पाउंड डिनोमिनेटेड, डॉलर हो गया पहला वाला, डॉलर हो गया, अब लिखिए पाउंड, पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। इशूड इन यूके, पाउंड यूके में चलता है, इशूड इन यूके बाय ए नॉन यूके, बाय ए नॉन यूके एंटिटी, known as बुलडॉग बॉन्ड्स, लिखिए नाम है, ठीक है, बॉन्ड का नाम होता है सर, बुलडॉग बॉन्ड्स। बताऊंगा नेक्स्ट दिन में, बताऊंगा कि क्या पॉपुलैरिटी है, बहुत पॉपुलर है ये सब, ठीक है, कैसे इसका यूज़ है मार्केट में, क्या काम करता है, आई विल डिस्कस। ये था बुलडॉग। और एक फेमस बॉन्ड है वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ मैं, येन डिनोमिनेटेड, येन डिनोमिनेटेड स्टेट बॉन्ड इशूड इन जापान, ये इशूड होता है जापान में, ये जो येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड है ये इशूड होता है जापान में, इशूड इन जापान बाय ए नॉन जापानीज एंटिटी, नोन एज, फेमस जापान का, ये तो नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा, सामुराई बॉन्ड्स, सामुराई, ओके,
समुराई बॉन्ड्स, जापान का फेमस कॉन्सेप्ट है समुराई, ठीक है। अच्छा, दीज बॉन्ड्स आर, ये जो बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, दीज बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू दी, दीज बॉन्ड्स आर subject to the regulatory, ठीक है, regulatory बॉडी ना लिख के आप लिखिए regulatory framework of the country in which they are issued, ओके, इतना लिखिए। और एक फाइनल पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट का एक फाइनल पॉइंट 11, इसको अलग करके थोड़ा लिखिए। यूरो बॉन्ड्स, द वेरी फेमस यूरो बॉन्ड्स, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, लिख लीजिए। द टर्म यूरो stands for आउटसाइड, सीरियसली यूरो का नाम ही है आउटसाइड यूरोप, इसलिए यूरो आया था, आउटसाइड यूरोप। मैं बताऊंगा आपको। यूरो, द टर्म यूरो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड, दस यूरो डॉलर बॉन्ड is a dollar denominated bond issued outside USA, कंट्रोल यूएस करते हैं इसको, आउटसाइड यूएसए। hence the euro market is a free market, euro market is a market free from regulation, okay, it is a market where pure demand and supply forecast operate, in fact, बुलेट देखिए लिखिएगा, in fact interest rate in the euro market is known as the, इसका एक नाम है, बड़ा फेमस नाम है, is known as the LIBOR, मतलब लंदन, आप पहले लिखिए known as LIBOR, फिर इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लंदन इंटरबैंक offered rate, that is LIBOR, इसको LIBOR के नाम से जाना जाता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये है आज का नोट्स, इसका अंडरस्टैंडिंग मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। लिख लिए, लिखा हो गया तो मुझे बताइएगा, इसका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल तो लिख लीजिए।
ये सभी फाइनेंस का, सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक बड़ा ही लेवल अप बेसिकली थ्योरी है, मतलब थ्योरी मतलब मार्केट में चलता है, प्रोडक्ट भी है। लिख लिया सब कोई? हेलो? हाँ सर। हाँ लिखिए। ओके ओके, तो ये था आज का थ्योरी क्लास का डिस्कशंस। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर से प्रैक्टिकल क्लासेस चालू कर लेंगे, ठीक है? जैसे कि कल ही है क्लास, फिर से ऐसा ही 7:15, ठीक है? ऐसे ही टाइम पे होगा। तो आज तो इतना ही है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्लास का जो इससे पहले वाला क्लास जिसका जिसका मिस है, मैं उनको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको कर लीजिए, और थ्योरेटिकल नोट्स का जो है वो उसको पूरा कवर कर लीजिए। और ये जो बॉन्ड का है, मैंने कल वाला क्लास में बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बता के फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, टाटा। স্যার রাখছি দাদা। একটু নোটসটা শেয়ার করে দেবেন। ओके করে দেবো। স্যার আমাকেও করে দেবেন। বাই স্যার। ओके ओके शेयर कर देंगे नोट्स। ओके ओके बाय, टाटा। রাখছি দাদা। हाँ रख রাখছি স্যার। रख रख, আচ্ছা। बाय बाय।